वेलकम प्रोटीन्स। तो हमारे पास क्लास 7th का दूसरा चैप्टर है प्राणियों में पोषण। बेहतरीन सा चैप्टर है, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग। चैप्टर को आप पूरा एंड तक देखिएगा, लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी आपको समझाएंगे, एक्सरसाइज भी कराएंगे। एंड तक देखिएगा तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पानी वानी पी के बैठो, ठीक है। पहले ही लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो होता है यूजुअली, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो कि वो भी आपके साथ बैठ के देख लें एक बेहतरीन सा चैप्टर। बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। अपने अध्याय 1 में पढ़ा है कि पादप, अच्छा, प्राणियों में पोषण में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि प्राणी मतलब जीव जंतु, हम लोग इंसान जानवर, और पोषण का अर्थ तो खैर आएगा ही, और पहले भी आपने सुन रखा है 6 क्लास में, इवन के पहले चैप्टर में 7 क्लास में भी। तो अध्याय 1 में आपने पढ़ा है कि जो पादप यानी पौधे हैं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बना सकते हैं, बिल्कुल, परंतु प्राणु यानी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में से पौधे से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधे का भक्षण करते हैं, जबकि कोई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, कुछ जानवर तो हैं जो डायरेक्ट पेड़ पौधे खा लेते हैं, तो डायरेक्टली वो डिपेंड करे पेड़ पौधे पे। कुछ है कि डायरेक्ट पेड़ पौधा नहीं खा करके कोई जानवर खाते हैं और वो जानवर पेड़ पौधा खाता है। तो इस तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, है ना, आप प्रत्यक्ष या अप्रोक्ष रूप से क्या हो गए, पेड़ पौधे पे ही डिपेंडेंट हो गए, यही कहना चाह रहा है। याद रखिए कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है। ये बात हम पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं कि हम सब, खाना जो होता है हमें एनर्जी देता है, और खाना से क्या होता है कि हम लोग बहुत कुछ करते हैं, हमारी वृद्धि होती है, हमारे शरीर में जो भी कटा फटा जो रिपेयर होता है वो होता है, और कोई भी काम करने के लिए जो हम लोग को ताकत चाहिए होता है वो हमें खाना से मिल रहा होता है हर वक्त। अभी हम बोल रहे हैं तो अभी हम इस खाना के एनर्जी से ही बोल रहे हैं, ठीक है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण यानी भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग की विधि सम्मिलित है। अब यहाँ पर पोषण का डेफिनेशन दिया है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। क्या कि जो पोषण है प्राणियों में, उसमें क्या है, पहला स्टेप के पोषक तत्वों की आवश्यकता, जाहिर सी बात है आवश्यकता है तभी ले रहे हैं। आहार के अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेना, है ना, भोजन को ग्रहण करना, खाना, दो आवश्यकता तो है, तो हमने अंतर्ग्रहण कर लिया, और उसके बाद इसकी विधि, अंतर्ग्रहण करने की विधि, जिस तरीके से हम खाते हैं। उसके बाद शरीर में इसका उपयोग, तीसरी चीज क्या कि शरीर में हमने जो खाना खाया उसका उपयोग भी होना चाहिए। सिर्फ खाना खा लेना पोषण नहीं है, बल्कि शरीर में इसका उपयोग करना, उपयोग करने की जो विधि होती है वो सब शामिल है किसमें, पोषण में। पोषण का डेफिनेशन समझ गए। पोषण का मतलब होता है कि जीवों द्वारा खाने का अंतर्ग्रहण करके उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। आप इसी चीज को जो मैंने अभी बोला आप लाइन बाय लाइन लिख सकते हो, डेफिनेशन हो जाएगा सही। आइए कक्षा 6 में जो हम भोजन के संघटक पढ़ चुके हैं उसका स्मरण कर लीजिए। क्या क्या पढ़े हैं भाई, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पढ़े हैं, उसके बाद वासा पढ़े हैं, है ना, प्रोटीन पढ़े हैं, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, उसके अलावा विटामिन पढ़े हैं, पढ़े हैं, उसके अलावा मिनरल्स जो एक्स्ट्रा में था। इस तरीके से हमने ये पढ़ा था, उसको रिकॉल करने के लिए कहा, आप इसको जानते ही हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। जटिल का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, बहुत सारा जुड़ा हुआ, उलझा हुआ कह सकते हैं आप। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप में नहीं कर सकते। खा तो लेंगे, मुंह से अंदर पेट में तो चला जाएगा, लेकिन हमारे बॉडी में यूज नहीं होगा। कह रहा है कि अतः इन्हें सरल पदार्थ में बदलना आवश्यक है, और बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए उसको तोड़ करके सिंपल बनाना पड़ेगा, है ना, जटिल को सामान्य सरल करना पड़ेगा। जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया, देखिए ये जटिल है, जुड़ा हुआ है बहुत सारा, है ना, कॉम्प्लेक्स है, उलझा हुआ है, और इस खाद्य पदार्थ को सरल खाद्य पदार्थ में देखिए ऐसे तोड़ दिया है, अलग अलग हो गया है, तो ये सरल हो गया। यानी जटिल सरल दिखाने की कोशिश की गई कि क्या जटिल क्या सरल, किस बात कर रहा। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट वगैरह हमें जो खाना से मिलता है वो कुछ इस रूप की तरह है, सपोज करो, मतलब ऐसा होता नहीं है, मान लो कि ऐसा है, और उसको तोड़ तोड़ करके ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया गया, तो समझ लीजिए कि जटिल पदार्थ को सरल बना दिया गया। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज कहा जा रहा है, आप देखिए क्या कि जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। यह डेफिनेशन हो गया, विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अब यहाँ पर पाचन का डेफिनेशन वहां से नीचे लाइन से यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, कि जटिल पदार्थ को, है ना, सरल रूप में परिवर्तित होना, टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को यानी इस प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन क्या हुआ बेसिकली, कि जटिल को सरल में रूपांतरित करना, ये क्या हो गया, पाचन हो गया। डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गया। क्या पाचन क्या कहलाता है, कि किसी जटिल खाना को सरल रूप में उपयोग के लिए सरल रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्लियर है।
आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दोबारा बोल दिया भाई, क्योंकि बीच में बोलने वाला नहीं, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ूंगा, क्योंकि चैप्टर आपको हो सकता है कि 1 घंटा प्लस हो जाए। चलिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। अब हम खाना जो अंदर लेते हैं, खाते हैं, वो कैसे कैसे खाते हैं, चलिए पढ़ते हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। जाहिर सी बात है, हम जिस तरीके से खाते हैं मधुमक्खी वैसे नहीं खाता। मधुमक्खी आपने जाना ही है, मधुमक्खी क्या होता है, मरमर पक्षी, एक तरह का ह्यूमिंग बर्ड, बहुत छोटा सा पक्षी होता है, ठीक है, चोंच थोड़े लंबे होते हैं, है ना, ये जो बहुत सुंदर सा होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। पौधे का मकरंद यानी रस जो है चूसते हैं। मधुमक्खी भी रस चूसता है, तितलियां भी रस चूसती हैं, मरमर पक्षी भी क्या करता है, पौधों का रस चूसता है। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं, जैसे बच्चे, इंसान और बहुत सारे जानवर दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प जो होते हैं वंश प्राणी, अपने शिकार को समूच ही निगल जाते हैं। अजगर डायरेक्ट ही खा जाता है, वो चबा चबा के नहीं खाता, किसी जानवर को डायरेक्ट खा जाता है, डायरेक्ट निगल जाता है। ऐसे और भी कुछ जानवर, जैसे सांप भी कुछ ऐसा ही करता है। सांप मतलब अजगर के अलावा सांप की बात कर रहा हूँ, मेढक वगैरह डायरेक्ट खा जाता है। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छान कर उनका भक्षण करते हैं। पानी में रहने वाले मछलियां वगैरह हो गए कि जब वो पानी में तैरती वैरती रहती है तो छान करके जो उसमें खाना उसको लगता है उपयोगी, वो क्या करते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्रियाकलाप दिया हुआ एक देखते हैं, क्रियाकलाप में क्या कहा जा रहा है। इस क्रियाकलाप में कह रहा है जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधियां जो है आपको लिखनी है। ये देखो, आहार की जो विधि है, खाने की विधि है, वो कैसा कैसा है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफनी, स्पंज, चूसना आदि। जैसे घोंगा है, घोंगा क्या करता है, काटता है, कुतरता है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। आहार क्या होता है इसका, तो पौधे पत्ते वगैरह होते हैं। घोंगा पत्ता वत्ता खाता है, कैसे खाता है, तो काट काट करके खाता है, कुतर करके खाता है। उसके अलावा चींटी जो है, चींटी चूसता है, बेसिकली चूसन कह सकते हैं। क्या खाता है, तो कोई मीठी चीज़ खाता है। ऐसे ही चील है, चील क्या करता है, नोच करके खाता है, तो आप हम कह सकते हैं कि छीलना कह सकते हैं, ठीक है, नोच करके खाता है। क्या खाता है, तो कोई भी जानवर, छोटे मोटे कीड़ा मकोड़े या जानवर जीव खाते हैं। मरमर पक्षी, अब मरमर पक्षी वही ह्यूमिंग बर्ड छोटा सा, वो चूसता है रस को। क्या खाता है, तो फूल के रस खाते हैं, चूसते हैं। जू जो है हमारा, है ना, वो क्या करता है, वो भी चूसते हैं। वो क्या चूसते हैं, खून चूसते हैं, लिख देंगे, है ना, रक्त। इस तरीके से आप सबको भर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने सब बोला, ध्यान से सुनिएगा तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कौन कैसे खाता और क्या खाता, उसके बारे में ये टॉपिक था। देखिए, एक आपको फैक्ट दिया गया है, इसको समझना जरूरी है। स्टारफिश नाम करके जो तारा मछली होती है, समुद्र में पाया जाता है, हमारे इधर ऐसे ही अगर आप अपने तालाब में खोजेंगे तो शायद ना मिले, शायद क्या नहीं मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करते हैं। खाने के लिए, देखने के लिए ऐसा, या खाता है कड़ी चीज, खड़ा हार्ड शेल वाला, जैसे कि घोंगा ही सपोज कर लिया, है ना, ये जो घोंगा है ना, मान लीजिए ऐसा होता है ना घोंगा, तो मान लीजिए घोंगा खाता है, ठीक है। अब इसका हार्ड शेल है, ये इसमें छुपा हुआ रहता है, ये क्या करेगा, उसको फोड़ेगा और फिर उसको चूस करके, उसका जो नरम पार्ट है, घोंगा का एक शेल है जिसमें वो छुप के रहता है घोंगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, तोड़ करके या उसके पेट से चूस करके खाएगा। वहीं पे कह रहा है कि कवच खोलने के बाद, कवच खोल देगा अपने पैर वैर से, उसके बाद मुख से अपना आमाशय बाहर निकालेगा, इसका बीच में मुख होगा, निकालेगा, तथा जंतु के कोमल भागों को, जैसे इसका अंदर कोमल भाग होता है, उस कोमल भाग को क्या करेगा सर, खाता है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। मतलब आमाशय को ही डायरेक्ट बाहर निकाल के, मुंह नहीं अलग से, आमाशय को ही बाहर निकाला, चूस लिया और फिर आमाशय को अंदर कर लिया और फिर पचना शुरू हो गया। बहुत देखो, बहुत कम्प्लेक्स सा जानवर नहीं है, तो सिंपल इसका डाइजेशन का सिस्टम भी क्या है, थोड़ा सिंपल है। ठीक है, चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट था, जान लीजिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, शायद एग्जाम में ना पूछा जाए इससे। परीक्षण सारणी 2.1 में लिखिए। आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखी गई खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक है जिनमें जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अब ये ऊपर के इसकी बात कर रहा है कि कैसे कैसे कौन खाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सारणी के नीचे लिखे गए खाद्य अंतर्ग्रहण, अच्छा वो नीचे लिखा हुआ था ना कि कैसे कैसे, अरे फिर दिखाई देता हूँ भाई, ऐसे ही बात करते हैं तो अजीब लग रहा था। ये इसके बारे में बात कर रहा है, कैसे कैसे जो है अंतर्ग्रहण करता है, उसके लिए हेल्पफुल है, वही बात कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, हमने वो बात आपको बता दिया कि क्या उसका यूज़ है। आगे हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मानव में पाचन। ये हमारा असल टॉपिक समझ लीजिए कि शुरू हो रहा है। अभी तक ओवरव्यू था। मानव में जो पाचन है वो कैसे होता है और इसका पूरा प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिया हुआ है, तो देखिएगा, बहुत मजा आएगा, सुनिएगा। हम अपने बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे आज इस वीडियो में। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, सबसे पहले खाते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। खाना आपने मुंह से खाया और फिर उसको डाइजेस्ट किया, पचाया, कम्प्लेक्स यानी जटिल को सरल रूप में परिवर्तित किया और फिर उसका उपयोग किया अपने शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए। बिना पचा भाग जो बच गया उसको मल के द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है?
आखिर ये भोजन जो आपने खा लिया और फिर छोड़ दिया है ना कि भैया जो होगा होगा, क्या आगे का प्रोसेस क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? जवाब है यस, मैंने तो सोचा है और मैंने जाना भी है। आप भी आज जान लीजिएगा अगर आपने सोचा है तो। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहा के साथ प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। एक नली, एक रेगुलर नली, सतत नली, मुंह से शुरू होकर के गुहा मतलब लास्ट तक, हमारा जो सिस्टम है आहार नाल का, उसके लास्ट तक एक नली जाता है। खाना हमारा यहाँ मुंह से शुरू होकर एक नली के द्वारा पूरा एंड तक जाता है और हम सब कुछ इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा समझने वाली चीज़ है क्या, जो मुख गुहा किसे प्रारंभ होता है, ये नली कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख गुहा, और गुदा यानी इंड तक जाता है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। अब क्या क्या है ये याद कर लीजिएगा। हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन प्रणाली में ये सब है नली, यहाँ से लेके इंड तक जो हमारा नली है उसमें ये पार्ट है। क्या? एक नंबर है मुख गुहे का, ये वाला हो गया मुंह हमारा। ग्रास नली पाइप हो गया, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, ग्रासिका है ना, उसी को बोलते हैं ग्रास नली को ही। आमाशय हमारा पेट हो गया जो इस साइड होता है, बाएं साइड में होता है ना। क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत होती है जो हमारा बीच में सबसे लंबा भाग होता है, हम फोटो में देख लेंगे अभी। उसके अलावा है ना बृहदांत्र और बड़ा से बड़ी आंत होती है, और उसके अलावा लास्ट में मलाशय होता है। ये सब दिया हुआ है जिसको मलद्वार और गुदा में हम कह सकते हैं। मलद्वार या गुदा हमारा एंड पार्ट है जहाँ से गंदगी निकलता है। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है? बिल्कुल है भाई, क्या ये सारे नाम आ गए और सब के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है क्या आहार नाल किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि हमारे शरीर में मुख गुहिका से लेके ग्रास नली, ग्रासिका है ना, ग्रास नली, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत है ना, यानी बड़ी आंत मिला करके गुदा तक जो एक नली होती है उसे क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखने के लिए आप इस वर्ड को जरूर याद रखिएगा, आहार नाल। अब हम डायरेक्ट बोलेंगे आहार नाल, ठीक। जैसे 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 भोजन विभिन्न, अब शुरू हो गया कहाँ से? हमारे मुंह से शुरू हो गया भोजन नीचे जाना है ना, हमने खाना खाया। जैसे जैसे भोजन जो है कह रहा है कि नीचे के भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन होता चला जाता है। मतलब भोजन के घटक 4-5 आपने पढ़ा हुआ ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा वगैरह। तो विभिन्न घटक अलग अलग जगह पर जाकर पाचन होता है। ऐसा नहीं कि सब मुंह में ही पाचन हो गया। यहाँ पर क्या कह रहा है? क्रमिक रूप से होता है। ऐसा नहीं कि आज मुंह में प्रोटीन पाचन हो रहा है, कल मुंह में कार्बोहाइड्रेट, ऐसा नहीं। क्रमिक रूप से है, अगर मुंह में कार्बोहाइड्रेट पाचन होगा तो वो डेली वहीं पाचन होगा। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र एवं आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे कि लाला ग्रंथि हमारे मुंह में होता है जिससे कि लार निकलता है ना। यकृत लीवर है, अग्न्याशय पैंक्रियाज है, ये पाचक रस स्रावित करती है। पाचक रस जटिल पदार्थों के उन सरल रूप में बदल देते हैं। और पाचक रस जो होता है बेसिकली एंजाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाना को पचाने के लिए, याद रखिएगा। पाचक रस के बिना हमारे खाने का पाचन नहीं होगा। तो अलग अलग ग्रंथियां हैं हमारे शरीर में जो रस निकालती हैं, और वो रस हमारे शरीर के विभिन्न खानों का विभिन्न भागों में पचाने का काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर के, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? आहार नाल तो पूरा यहाँ से लेकर वहां तक का पाइप, और जो ग्रंथियां आपने ऊपर पढ़ा मिला करके पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो आप क्या कहते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं हमारे शरीर में पाए जाने वाले आहार नाल एवं इससे संबंध है ना ग्रंथियां मिला करके एक प्रणाली बनती है जिसे हम पाचन प्रणाली कहते हैं। ठीक, क्लियर डेफिनेशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक फोटो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर इसमें अलग अलग पार्ट्स का नाम जो है दिखाने की कोशिश की गई है, हमारे हेड से टो तक। अच्छा, थोड़ा ऊपर हम ऐसे कर देते हैं ताकि नीचे तक आ जाए। देख लो यहाँ पर सबसे ऊपर में हमारा मुख गुहा यानी मुंह की बात कर रहा है। लार ग्रंथि उसी में पाए जाते हैं है ना, मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है, उसमें से लाला ग्रंथि, इसमें लार निकलता है। ग्रासिका बोले तो हमारे पास फूड पाइप है, लाल कलर का होता है। अगर आपने कभी किसी जानवर को ज़बह करके देखा है तो 2 ठो पाइप होता है, एक व्हाइट कलर का, एक लाल कलर का। यहाँ पे व्हाइट कलर का जो पाइप होता है बेसिकली वो श्वास नली होता है, और हमारा जो लाल कलर का पाइप होता है मोटा सा, वो हमारा ग्रास नली होता है जिसको ग्रासिका कहते हैं। यहाँ पर नीचे अगर हम बात करें तो उसके बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद आते हैं अच्छा अग्न्याशय नहीं, क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र और मलाशय और गुदा। ये एक साइड से मैंने जो गोल गोल नाम किए हैं, मुख गुहा है ना, मुख गुहा, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र और मलाशय और गुदा। ये सब हो गया हमारे आहार नल का जो है पूरा एक एक करके लाइन बाय लाइन सिस्टम। अब हमारे पास लार ग्रंथि, ठीक है, यकृत है ना, पित्ताशय और अग्न्याशय, ये सब ग्रंथि है जो क्या करता है अलग अलग पाचन रस निकालता है जो पाचन में हेल्प करता है। और ये सब कुछ मिला करके जो हमारा तंत्र बन रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये गुदा है, इसी के बारे में कह रहे थे हम, इंड के पार्ट की हम बात करते हैं, बार बार जो इंड कह रहे थे ये गुदा है ना। अभी ये सब कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग, जटिल। देखो ये छोटी आंत जो है अंदर की ओर है ये, और बड़ी आंत बाहर से है, ऐसे बड़ी आंत है, ठीक है। यही वाला पेट है असल में जब हम खाना खाते हैं तो इस जगह पे जाता है, ऐसा नहीं कि पूरे में भरता है, ठीक है। जब हम खाना खाते हैं सिर्फ किस में जाता है? आमाशय में जाता है। ऐसा नहीं कि खाना खाए तो पूरा यहाँ तक भरेगा, ऐसा नहीं है।
आमाशय में जाएगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ करके जाएगा। इसके बारे में डिटेल नीचे दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। अलग अलग पार्ट जो आपने देखा, इसमें कहाँ पर क्या होता है। पहला शुरू हो गया मुख एवं मुखगुहिका। मुंह में क्या क्या हमारे पास है, दांत है, जीभ है वगैरह है, और लाला ग्रंथि वगैरह है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। भोजन का अंतग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतग्रहण कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। देखिए पाचन हमारा शुरू हो चुका है, और एक वर्ड पहला आ गया अंतग्रहण। देखो क्या कह रहा है कि हमारा भोजन जो अंतग्रहण होता है वो कहाँ शुरू होता है, मुख से। खाना तो हम मुंह से खाएंगे ऑफकोर्स, और आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतग्रहण कहते हैं, और ये पाचन का पहला स्टेप है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे सवाल में आएगा। अंतग्रहण क्या हो गया, हमारे पाचन का प्रथम जो है स्तर हो गया, पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर खाना लेते हैं, उसको अंतग्रहण कहते हैं। डेफिनेशन भी हो गया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बूझो कुछ कह रहा है कि बूझो चित्र 2.2 में दिखाई गया अत्यधिक कुंडलित क्षुद्रांत्र देख करके आश्चर्यचकित है, वो इसकी लंबाई जानना चाहता है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। वो जो छोटी आंत थी, जो ऐसे ऐसे बहुत कुंडलित मतलब मुड़ा हुआ रचना था, कह रहा है कि इसकी लंबाई क्या बहुत ज़्यादा हो सकती है भाई। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं हम, 6-7 मीटर होता है। वैसे एग्जैक्टली बोलेंगे तो एनसीईआरटी वाला 7.5 बोलता है, बट आप ऐसे ही बहुत सारी किताबों में देखेंगे कि कहीं 6 कहीं 7 मेंशन रहता है, या 6 या 7 के बीच में मेंशन रहता है, बट एनसीईआरटी में 7.5। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप 7.5 बोल दीजिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। पृष्ठ संख्या 17 में इसकी सन्निकट लंबाई दी गई है, देख लेंगे आगे। कल्पना कीजिए कि इतनी लंबी संरचना हमारे शरीर के छोटे से हिस्से में किस प्रकार समाई हुई है। बेसिकली ये मुड़ा हुआ इसलिए समाया हुआ, ऐसे सीधा रहता है तो हमारे यहाँ से लेकर उधर तक चला जाता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नीचे तक ज़्यादा, मैं तो 6 फीट का हूँ भी नहीं। हम दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े को पीस डालते हैं, है ना। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी सॉकेट में धंसा हुआ होता है। ठीक है, हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ पर दांतों के बारे में पहला थोड़ा डिस्कस किया है कि हम लोग जब भोजन मुंह में लेते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, चबाते हैं उसको। और जो चबाते हैं तो यांत्रिक विधि द्वारा, यांत्रिक मतलब होता है फिजिकल मेथड। ठीक है, ये चबाने के लिए कोई केमिकल नहीं है ना, कोई मेंटल प्रोसेस की बात नहीं। मेंटल ठीक है, मेंटल तो हर चीज़ में शामिल है, हमारा ब्रेन इजाज़त देगा तभी हम काम करेगा हमारा बॉडी। लेकिन ये कहने का मतलब है कि यांत्रिक होता है फिजिकल, जिस काम को आप छू करके कर सकते हैं, जिस काम को आप देख सकते हैं, जिस काम को आप महसूस कर सकते हैं इजीली देख करके, उस चीज़ को यांत्रिक कार्य कहते हैं। ठीक है, तो चबाने का काम बाज़ाब्ता खाना मुंह में होता है, आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो कार्य की बात कर रहा है, यांत्रिक कार्य। ठीक है, पहले तो हम चबाते हैं, और वो जो हमारे खाना का टुकड़ा है जैसे रोटी है, उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत जो होता है वो बेसिकली मसूड़ा में धंसा हुआ होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सॉकेट कह रहा है जहाँ पर धंसा हुआ होता है। और दांतों की आकृति भी भिन्न भिन्न होती है, ऐसा नहीं कि हमारे पास सारे के सारे दांत एक जैसे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ दांत अलग है, कुछ दांत अलग है, 4 किस्म के दांत होते हैं, पढ़ेंगे। इसके अनुसार इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं, मतलब दांतों का जो आकार है ना, दांतों के आकार के हिसाब से इसका नाम अलग अलग है। आपको क्या करना है, अपना हाथ धो करके, है ना, दर्पण में ले करके क्या करना है, अपने दांतों को छूना है, कुछ खा कर देखना है कि हम किस भाग से काट रहे हैं, किस भाग से चीर रहे हैं, किस भाग से चबा रहे हैं, उसको महसूस करना है ना। उसके बाद फिर हम जो है आगे देखेंगे कि इसका क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके का आपको दांत दिखेगा अपने मुंह में, जहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, उसका आप याद कर लीजिएगा कि आगे के जो दांत हैं, यहाँ पे देखिए किरीतंक लिखा है, 4 दांत है आगे के, ये 4 दांत आगे के किरीतंक है। कुतरने वाले दांत, काटने वाले दांत, आप कोई भी खाना वाना कुछ भी काटते हैं यहाँ से, है ना, धोके बोला था, बिना धोए में मुंह में डाल दिया। तो कहने का मतलब है क्या, कहले काटने वाला, कोई भी खाना वाना हम जो कोई चीज़ काटते हैं तो आगे के 4 दांत से काटते हैं, ऊपर 4 नीचे 4। ठीक है, अब उसके ठीक है ना, इधर है ना हमारे पास है राक्षस वाला दांत, इधर एक, ठीक इसके ऊपर 2। कहने का मतलब है कि दो साइड में और ऊपर 2 साइड में 4 ऐसे दांत होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रदनक। क्या कहते हैं, रदनक। उसके अलावा उसके बाद इधर 2 और फिर ऊपर भी, मतलब इधर 2 2 4 हुआ तो ऊपर भी 4, मतलब 8। ये वाले जो है, ये वाले किरीतंक कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। ये कितने हो गए, अच्छा 4 दूना 8 हो, सॉरी 4 तो नीचे हुआ और 4 ऊपर, ये हो गया 8। ठीक है, और ये वाले दोनों तरफ 2 ऊपर 2 मतलब 4, और ये वाले इधर 2 उधर 2, 4 और ऊपर 4, 8। कितने हो गए, 8। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 1 2 3, ये वाले इधर 1 2 3, ये वाले इधर। ठीक, अब ऊपर भी जब नीचे 6 तो ऊपर भी 6, तो 6 दूना 12, है ना, जोड़िए 12 8 20, 4 24 8 32 दांत पूरा हो गया हमारे पास। आप याद भी कर लीजिएगा कौन कितने दांत है। अब देखिए, इससे काटने का काम कर लेंगे, इससे चीरने फाड़ने का काम कर लेंगे, कोई चीज़ गोश्त वोश्त चीरते हैं इसी से करते हैं। उसके अलावा इससे हम लोग छोटा टुकड़ा करते हैं और इससे हम लोग चबाते हैं, पीस देते हैं खाने को। तो हमारे अलग अलग दांत का काम अलग अलग है, इसीलिए है ना चवर्णक लिखा है और अगचर्वणक लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले थोड़ा छोटा टुकड़ा करते हैं और फिर पूरी तरीके से पीस डालते हैं इस दांत से, है ना। तो सब दांत के इसका काम काटने का,
इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इंसाइजर, कैंची जैसा नाम है इसका, इंसाइजर, है ना। तो यहाँ पर ये काटने का काम करेगा, ये चीरने का काम करेगा, ये छोटा टुकड़ा करने का काम करेगा, और इधर का 3 पीसने का काम करेगा। और क्या, आगे बढ़े। चलो भाई, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, मैंने पहले ही कहा था, जिसको हम लाल ग्रंथि कह सकते हैं। ये लाला रस यानी लाल स्रावित करता है। आप क्या कह सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा कि लाल ग्रंथि जो होता है वो लाला रस स्रावित करता है। लाला ग्रंथि लाला रस स्रावित करता है। आप जानते हैं कि लाला रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए इसका पता लगाएं। हम नहीं जानते हैं, अभी पता चल जाएगा, है ना। करते ना दशा चीरने के, अच्छा दांत वात के बारे में लिखा हुआ, जोड़ कितना, कौन कितना पीस है वो तो मैं तो ऊपर ही आपको करा दिया कितना पीस है, तो ये टेबल में आप भर लीजिएगा। मैंने लिख दिया था ना, ये नीचे 4 है, ऊपर 4 हैं, तो वो आप भर लीजिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है, मैंने लिख दिया था, वही चीज़ है। चूँकि इसके बारे में लाल ग्रंथि का काम ये नीचे अभी आएगा, लेकिन पहले एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जिसको आप देख लीजिए। दूध के दांत के बारे में और अस्थायी दांत के बारे में, 2 तरह के दांत होते हैं। 8 साल से पहले दूध के दांत होते हैं और उसके बाद फिर परमानेंट हमारे पास टीथ आता है। तो कह रहा है कि आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे, अभी 7 क्लास में है, तो आपकी उम्र लगभग कितने साल हो जाएगी, 7 क्लास में 12-13 साल तो एटलीस्ट होगी। तो कह रहा है कि कुछ 5 साल पहले आपके दांत जो है गिरने लगे थे, याद है। यस, सबको याद होगा अपना दांत गिरने की कहानी, क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत फनी होता है और बहुत डरावना भी होता है कई दफ़ा। हमारे दांतों का प्रथम जो सेट होता है, जिसका हम लोग शैशव काल में निकलता है, मतलब बचपन में निकलता है, तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर जाते हैं। बचपन में जो दांत निकलते हैं, है ना, पैदा होने के साथ साथ, वो 8 पैदा होने के कुछ साल के बाद, 7 साल नहीं मतलब 2 साल में, और फिर वो 8 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं, खर्चा हो जाता है। इन्हें दूध के दांत कहते हैं, ये आपको पता ही होगा। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें अस्थायी यानी परमानेंट टीथ कहते हैं। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए अस्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं। वो अलग बात है कि फिर जब वृद्धावस्था यानी बूढ़ा होता है तो वो गिरने लगता है कमज़ोर होकर के, ये बात भी सही है। और अगर किसी ने अपनी हरकतें गलत कर दी तो हो सकता है कि जवानी में भी गिर जाए, तो थोड़ा दांत का ख्याल रखना चाहिए, है ना। जैसे ऐसे ख्याल रखा जाता है। देखिए एक यहाँ पर आपको परीक्षण करने के लिए दिया है, चूँकि लार के बारे में बात हुई थी, लार ग्रंथि के बारे में, तो ये परीक्षण आपको जानना ज़रूरी है। इसमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सिंपली आपको परखने लेना है दो, यहाँ पर देखिए जैसा कि लिया गया है। एक उबला हुआ चावल यानी पकाया हुआ चावल ले लीजिए थोड़ा सा, उसको डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसी पकाया हुआ चावल को आप मुंह में लेकर चबाइए 2-4 मिनट अच्छे से, पूरा चबा गया अच्छे से, और तब उसको डाल दीजिए दूसरे वाले में। दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी भर लेना, जैसे यहाँ तक इसने पानी भरा था। पानी भरने के बाद दोनों में आपको आयोडीन डालना है। क्या डालना है, आयोडीन डालना है, 1-2 बूंद करके लिखा होगा कितना बूंद डालना है, 2-3 बूंद, हाँ आयोडीन डाल दिए। डालने के बाद अब आपको थोड़ी देर छोड़ देना है ना, 2-4-5 मिनट, और उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या कलर चेंज हुआ। तो यहाँ पर एक कलर आपको दिखा हुआ भी मिल रहा है, ये कलर आप बताइए क्या ऐसा कलर है, ये ब्लू ब्लैक कलर है। ये कैसा कलर है, ये ब्लू ब्लैक कलर है, मतलब डार्क ब्लू कह सकते हैं, ब्लू ब्लैक कलर है। और ये जो आपका है, ये हल्का चबाया हुआ चावल हम किस तरह, हल्का पीला टाइप का, हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो पीला नहीं होगा, हल्का बैगनी टाइप का होता है आई थिंक, ठीक है, लाइट वायलेट टाइप का होता है, चलिए पीला ही सही मान लेते हैं। लेकिन देखिए आप अच्छा खासा फ़र्क देख सकते हैं, इसमें खासा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपने चबाया हुआ चावल डाला था, उसमें जो आयोडीन डाले, उसमें खासा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आपने नहीं चबाया था, यानी चावल सिर्फ उबाला हुआ चावल, पकाया हुआ चावल लिया था, उसमें आपको अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे चावल में, खाने में स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चों, स्टार्च। आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि स्टार्च एक तरह क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, अरे कार्बोहाइड्रेट है। ये जो स्टार्च नामी चीज़ है ना, ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर बनाता है। तो अभी जो ये खाना था जो आपने नहीं चबाया था, इसमें अच्छा खासा स्टार्च था, और स्टार्च के रूप में ही था, तो वो भाई आयोडीन के साथ अपना कलर चेंज कर दिया, रंग दिखा दिया, ठीक। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब आपने खाना को चबा दिया ना, तो आपके मुंह में जो लार ग्रंथि है ना, वो लार निकाला, ठीक है। और लार जो खाने में मिला ना, तो उसने उस स्टार्च को, उस कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर दिया। किस में चेंज करा, आगे पढ़ेंगे। यानी वो उस रूप में नहीं रहा, स्टार्च के रूप में अब वो नहीं रहा। स्टार्च जो कि एक जटिल पदार्थ था, अब वो एक सरल पदार्थ बन चुका है, अब वो नो मोर स्टार्च। इसीलिए इसमें कलर चेंज नहीं हुआ, आयोडीन के साथ रिएक्शन नहीं हुआ। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। और ये किसने करा, हमारे लार ने करा। तो जब हम खाने को चबाते हैं मुंह में और लार उसमें मिक्स होता है, तो हमारा जो खाना है उसमें स्टार्च का पाचन होता है, बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि खाने का पाचन मुंह से स्टार्ट हुआ, और इसका ये भी मतलब हुआ कि मुंह में स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ। ये 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कहा। एक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में हो जाता है या होना शुरू हो जाता है, और पाचन हमारा मुंह से ही शुरू हो जाता है, और मुंह में किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ये सब चीज़ें आप याद रखेंगे, आगे काम आएगा। और क्या, मंड की बात करें, मंड मतलब स्टार्च, वही स्टार्च को मंड कहते हैं हिंदी में, ठीक है, लार का प्रभाव। चलिए
इसीलिए खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए, क्योंकि मुंह में अगर आप अच्छे से नहीं चबाएंगे खाने को तो उसमें जो स्टार्च है उसका पाचन खाने से नहीं हो पाएगा और आपको अच्छी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी या अपच जैसी प्रॉब्लम आएंगी। आगे देखते हैं। बिना किसी डिले कह रहा है कि अच्छा ये तो वही है, हमने जो कहा उसके बारे में बताया। जीभ एक, अच्छा अब हो गया दांत के बारे में, लार ग्रंथि के बारे में हो गया, अब जीभ के बारे में कह रहा है। ये एक मांसल पेशीय अंग है, यानी इसमें हड्डी नहीं होता, सिर्फ मांस होता है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है, इधर से अंदर से जुड़ा हुआ होता है। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है, किसी भी दिशा में मुड़ सकता है ना, इधर उधर जा सकता है कहीं भी। स्वतंत्र मतलब फ्री होता है ना। देखिए आप यहाँ पर जीभ, अच्छा ये बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ देखते हैं के कार्य को, है ना। आपके जीभ जो है, आपके जीभ जो है के कार्य ज्ञात हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, सबको पता है, जबान चलाना बोलते हैं ना, ज़्यादा बोलने को, तो जीभ बोलने के लिए है, या इट्स ओके। इसके अतिरिक्त ये भोजन में लार को मिक्स करने का काम करता है। जीभ क्या करता है, भोजन में जो लार है, आपका लार ग्रंथि, लाला ग्रंथि जो लार निकालेगा उसको खाने में मिलाने का, चबाते हैं तो मिलाने का काम भी करता है, वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है। तथा निगलने में भी सहायता करता है, मतलब इधर उधर ले जाने में खाना को और नीचे की ओर ले जाने में सहायता करता है। जीभ द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है, नमकीन, खट्टा, मीठा, 5 बेसिक स्वाद होते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। क्या इंग्लिश में मुझे पता है, देखो स्वर होता है, सावर होता है, साल्टी होता है, बिटर होता है, स्वीट होता है और उममी होता है। 5 टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा टेस्ट भी आपको इससे पता चलता है, कैसे, क्योंकि जीभ पर स्वाद की कलिकाएं होती हैं, छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, है ना, बर्ड्स होते हैं, जिनसे हम टेस्ट पता कर पाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी दिया गया है, उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले ये जो हमने कुछ छोड़ दिया था इसको एक बार देख लेते हैं। मिठाइयाँ और दंत क्षय, मीठी चीज़ें आपके दांत को कैसे खराब करती हैं, चॉकलेट खाने से क्यों मना किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं, परंतु उनमें से कोई हानि नहीं होती। देखो मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको अनकंफर्टेबल फील हो या समझने में दिक्कत हो किसी को, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा स्लो कर सकते हैं वीडियो को, नो डाउट। हाँ हाँ, तो और क्या कर लो। वैसे मुझे नहीं लग रहा, मैं काफ़ी क्रिस्टल क्लियर बोलता हूँ, तो आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आदत डाल लो इसकी मेरे से बड़े हो गए तो। कह रहा है कि फिर भी खाने के पश्चात यदि कभी कभी एनर्जी नहीं रहता तो करना पड़ता है ना स्लो, समझ रहे हो। आज हम खा पी के आए पूरा। कह रहा है क्या कि जब हम खाना वाना खाते हैं और हम अच्छे से दांत को साफ न करते हैं तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु जो है वास करके वृद्धि करने लगते हैं। वैसे तो जीवाणु हमारे मुंह में हमेशा से पाए जाते हैं, मतलब आप अगर टूथपेस्ट ना करो, खाना ना खाओ, तो भी जीवाणु तो होते ही हैं। ऐसा नहीं कि हर एक जीवाणु हमारे मुंह के लिए हार्मफुल है, लेकिन खाना वाना खाने के बाद, स्पेशली मीठी चीज़ खाने के बाद, स्पेशली जब हम मुंह को साफ नहीं करते हैं तो उसमें जीवाणु बढ़ जाते हैं, और हार्मफुल वाले जो नुकसान करते हैं वो वाले। अच्छा, कह रहा है क्या, है ना, ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्मोचित करते हैं, यानी हमारे शर्करा मतलब आप समझ लो शुगर, ठीक है, मीठी चीज़, उसको ना एसिड में चेंज कर देता है, ठीक है। ये हमारे मुंह में जो खाना होता है उसको एसिड में चेंज कर देता है, डिटेल ऊपर क्लास में है। तो ये जो एसिड होता है बेसिकली, हमारा जो दांत है ना वो बना हुआ है कैल्शियम या फास्फोरस जैसे पदार्थ से, और वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है। ये भी आप ऊपर क्लास में 10 क्लास में अच्छे से देखिएगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा खाना, मीठा चीज़, शुगर, हमारे बैक्टीरिया के जरिए से एसिड में चेंज हो गया, अम्ल में चेंज हो गया, और अम्ल जो होता है वो हमारे दांत को रिएक्शन करके खर्चा कर सकता है, उड़ा सकता है, बर्बाद कर सकता है। बात समझे। चलिए, क्योंकि जिस चीज़ से दांत बना होता है वो अम्ल का दुश्मन है, एसिड का दुश्मन है, एसिड के साथ वो दोस्ती नहीं कर सकता। चलिए आगे देखिए। अब अम्ल क्या है उसके लिए आगे देखेंगे, ठीक है। ये अम्ल धीरे धीरे दांत को क्षति पहुंचाते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, इस लेयर में हल्का 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 खाते खाते यहाँ पर हल्का थोड़ा खुद दिया, इससे और थोड़ा छेद कर दिया, इससे और थोड़ा बड़ा छेद कर दिया, फोटो में दिखाया गया है। तो अम्ल की वजह से ऐसा हो पाया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इससे दांत क्षय कहते हैं, मतलब इस तरह की जो बीमारी होती है कि आपने मीठा खाया, मुंह नहीं धोया, सो गया, आपके मुंह में अम्ल बन गया जो शुगर था, और फिर दांत बर्बाद हुआ आपको, तो ये कह सकते हैं दंत क्षय। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों को असह्य पीड़ा होने लगती है, चरम अवस्था में टूटकर गिर जाते हैं। पहले तो दर्द बहुत होगा, अगर आप फिर भी इसका इलाज नहीं करते हैं तो टूट के गिर भी सकता है, खर्चा हो जाएगा आपका दांत। आगे कह रहा है चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ एवं अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। अगर आप चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, ठंडा मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पीते हैं, और चीनी वाली चीज़ें, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं, और फिर उसके बाद आप दांत अच्छे से साफ़ नहीं करते हैं, तो ये भैया आपका दांत को काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, और चलो देख लेते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, या दातुन करनी चाहिए, मिसवाक करना चाहिए, है ना। खाए के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, मुख के अंदर गंदी उंगली तथा बिना धुली वस्तुओं को नहीं डालनी चाहिए। कुल्ला उल्ला बढ़िया से कीजिएगा, है ना, तब जा करके क्या होगा, दांत साफ रहेगा। यहाँ देखो, ये जो आप अलग अलग पार्ट देख रहे हो, ये 1 2 3 किस्म का पार्ट, बेसिकली ये मीठा, नमकीन और कड़वा टेस्ट के लिए दिखाया गया है, ठीक है,
कि कहाँ पर मीठा होगा। आई थिंक नमकीन वाला टेस्ट थोड़ा पीछे की ओर लगता है, इधर की ओर नमकीन का टेस्ट हमें पता चलता है। तो अगर आप ऐसे करके कोई चीज़ छूओगे तो शायद नमक का पता नहीं चल पाएगा आपको, तो आपको थोड़ा ऊपर की ओर नमक डालना चाहिए ताकि आपको पता चले। यहाँ पर इस एक्टिविटी में बेसिकली वही कहा गया है कि आपको अलग अलग, यानी चीनी लेना है, नमक लेना है, नींबू लेना है और नीम लेना है। नीम तो मीठ क्या होता है, तीता होता है, और उसके जीभ के मतलब बर्ड्स की कोई कली वाली चीज़, जैसे एयरबड्स होता है ना साफ वाला, आप उससे ये सब लेकर है ना अलग अलग जगह पर क्या कर सकते हो, टच करा करके है ना देख सकते हो, जैसा वहाँ पर फोटो में डिज़ाइन दिया गया था ना, ऐसे जगह पे यहाँ पे टच कराओ, यहाँ पे टच कराओ, यहाँ पे टच कराओ, अलग अलग चीज़ों को, और देखो कहाँ पे आपको टेस्ट मिलता है और कहाँ पर नहीं मिलता है ना। हर जगह आपको टेस्ट, हर एक टेस्ट का पता नहीं चलेगा। जब हम कोई खाना खाते जनरली तो वो हर जगह पहुंच जाता है, इसीलिए जो टेस्ट का जहाँ पर कली है वहाँ पर हम लोगों को वो टेस्ट मिल जाता है। तो आप ये प्रैक्टिकल करके खुद बताना भाई कि कहाँ पर कौन सा होता है, ठीक है। कड़वा भी पीछे, नहीं कड़वा पीछे होता है, आई थिंक कड़वा पीछे होता है, मीठा आगे होता है, कड़वा पीछे होता है, जिसकी वजह से कड़वा हमें थोड़ा लेट से पता चलता है। अच्छा, कुल मिलाकर के बात यह है कि यहाँ पर वही वाला जो है आपको दिया गया है कि आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, अपना दोस्तों के साथ मिल करके ये एक्टिविटी करना है कि कहाँ पर हम लोग को नमकीन, कहाँ पर खट्टा, कहाँ पर कड़वा जो है पता चलता है। चलिए आइए, भोजन नली। एक चीज़ तो हमने मुंह के बारे में पढ़ लिया कि मुंह में हमारा खाना गया, जहाँ से पाचन शुरू हुआ, वहाँ पर हमने खाने का पाचन का पहला स्टेप किया जिसे अंतःग्रहण कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करा, है ना। कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च यानी मंड का पाचन करा, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब आया भोजन का नली, जिसको हम लोग गिरासिका या गिरास नली कहते हैं, इसको फूड पाइप कहते हैं इंग्लिश में। ये निगला हुआ गिरास नली अथवा गिरासिका में जाता है, जब हम निगल लिया तो नीचे चला गया। गिरासिका गले एवं वक्ष से होते हुए, यहाँ से यानी वक्ष बोले तो हमारा छाती से होते हुए, गिरासिका की भित्ति संकुचन भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है, ठीक है, होती हुई जाती है। संकुचन का मतलब होता है ऐसा संकुचन, है ना, ऐसे ऐसे होते ऐसे ऐसे रहता है तो खाना को लंबा करता है, फिर छोड़ देता है तो नीचे धंसता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे कर करके संकुचन के द्वारा नीचे सरकता जाता है खाना हमारा। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा ये गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। मतलब ये सिर्फ यहीं की बात नहीं है, बल्कि बाकी जो हमारे पाइप्स हैं अंदर में, उसमें भी संकुचन वगैरह होता रहता है। एक तरह का पेरिस्टलिक मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो हमेशा चलता रहता है, जिसकी वजह से खाना आगे की ओर जाता है। कह रहा है कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। ऐसा कभी कभी होता है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारा पेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है ना, वो हमारा लिवर उसको स्पेशली बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, तो वो खाना हम लोग क्या कर देते हैं, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। वमन मतलब वॉमिटिंग यानी उल्टी करना, उल्टी करके हम उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद आपने वमन किया हो, है ना, तथा इसके कारण के विषय में सोचिए, अपने अभिभावकों एवं अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। देखिए मैं आपको बता दूं, उल्टी होने के क्या कारण हो सकते हैं। उल्टी होने का कारण प्रेगनेंसी भी हो सकता है। तो उल्टी होने का कारण सिर्फ और सिर्फ खाना कई दफ़ा मतलब आपको पसंद नहीं आया, आपका पेट उस खाना को नहीं ले पाया, ज़रूरी नहीं है। कई दफ़ा मतलब फूड पॉइजनिंग बोल के एक चीज़ होती है, खाना खराब खाना खा लिया जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। मूड खराब होना, बीमार होना, आँत संबंधी कोई बीमारी होना, और कभी-कभी ब्रेन में कोई ऐसी चीज़ें चलना, ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें चलना जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल कर देता हो। होता है ना कुछ गंदी चीज़, ऐसे गंदी बात कर उल्टी कर देते हैं, है ना, जो चीज़ आपको पसंद नहीं उस बारे में बात कर रहे हो। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका उल्टी होता हो। टीचर के बारे में डिस्कस करने के लिए कहा था, मैंने कर दिया, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फोटो दिया है जिसमें हम किसको देख सकते हैं, ऊपर में ये गिरास नली को देख सकते हैं। गिरास नली में क्या हो रहा है, बेसिकली खाना ऐसे संकुचित होकर के नीचे की ओर आ रहा है, और ये जो आप देख रहे हो बड़ा सा थैला, यही हमारा असली पेट है। पेट ये वाला है, ये वाला नहीं है, यहाँ है पेट हमारा, यहाँ पे। तो कह रहा है क्या, ये पेट, इसका नाम है अमाशय। क्या नाम है, अमाशय। अमाशय जो होता है ये हमारे गिरास नली के ठीक नीचे होता है, यानी जहाँ पर हमारा गिरास नली खत्म होगा, गिराशय खत्म होगा, वहाँ पे अमाशय शुरू होगा। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये हमारा मुख गुहा से शुरू हुआ था। चलिए यहाँ पर एक सवाल पूछ रही है, देखते हैं। पहले जानना चाहते हैं कि वमन के समय भोजन के विपरीत दिशा में किस प्रकार, हाँ, खाना उल्टा कैसे जाता है। तो ये जो हमारा मूवमेंट इसमें हो रहा था, वो मूवमेंट हमारा नीचे की ओर हो रहा था, वो ऊपर की ओर हो जाता है। और ऐसा कौन करता है, तो ऐसा हमारा ब्रेन करता है, जो खास करके हमारा हिंड ब्रेन है, पीछे वाला ब्रेन है, वही इसको कंट्रोल करता है, जिससे उल्टी उल्टी होता है। ठीक है, चलिए। अमाशय, ये दिमाग का खेल है भाई, उल्टी में दिमाग का बहुत बड़ा खेल है। अब हमने नली के बारे में पढ़ लिया, अब हम उसके बाद अगला जो अमाशय है उसके बारे में पढ़ते हैं। अमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। आप देख ही सकते हो ये कैसा संरचना है, थैली जैसा संरचना है, जे टाइप का है, आकृति का होता है, तथा आहार नाल के सबसे चौड़े भाग है। मतलब ये पाइप यहाँ से शुरू होकर इंड तक जो गया है, उसमें सबसे चौड़ा हिस्सा हमारा जो है वो यही अमाशय है। बाकी सब पाइप जैसा है, पतला सा है, लेकिन ये भाग बहुत चौड़ा है, यही हम लोग का पेट होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा आहार नाल, मतलब आहार नाल तो मुंह गुहा से शुरू होकर गुदा तक जाता है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन सा है, तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग हमारा अमाशय है। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, है ना, ये अमाशय का आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। ये एक और गिरासिका नली से खाद्य पदार्थ करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है।
ग्रासिका से खाना लिया और छोटे आंत में जाके खुल गया, मतलब इसके बाद क्या आएगा, छोटी आंत आएगा, यहाँ पर वही कहना चाह रहा है। ठीक है, अच्छा ये एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट था, ऊपर वाले में संकुचन के द्वारा खाना नीचे की ओर जाता है। यहाँ पर ये कर दिया है क्या, ग्रासिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है ना। संपूर्ण आहार नाल में संकुचित होते रहते तथा गति नीचे की ओर धकेलती रहती है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिएगा कि हमारा खाना नीचे की ओर कैसे जाता है, तो संकुचन के द्वारा जाता है। इसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में। तो आगे की ओर देखते हैं आप क्या कह रहा है, इसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आमाशय वाला खत्म करते हैं। कह रहा है कि आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है ना, जिसको हम लोग श्लेष्मल मतलब म्यूकस, एक तरह का चिपचिपा पदार्थ कह सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस, ये सब स्रावित होता है। मतलब खाना हमारे पेट में गया और वहाँ पर म्यूकस निकलेगा। म्यूकस क्या करेगा, बेसिकली पूरे दीवार को, यानी पूरा आमाशय के जो सरफेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। ऊपर क्लास में इसके बारे में पढ़ोगे। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक हार्ड एसिड है, वो पावरफुल एसिड है, तो उससे प्रोटेक्ट किया जाता है। और वो जो पाचक रस है, ये पाचक रस खाना को पचाएगा। इस पाचक रस में क्या पाया जाता है वो भी आगे है। तो यहाँ पर आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि आमाशय में क्या निकलता है भैया, तो श्लेष्मल निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है तथा पाचक रस निकलता है। ये आप याद कर लीजिएगा कि आमाशय में आंतरिक स्तर से क्या निकलता है, श्लेष्मल निकलता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और पाचक रस निकलता है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। मैंने कहा ना, किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। ये याद रख लीजिएगा, एक नंबर का काम दे दिया। श्लेष्मल का काम क्या है, श्लेष्मल का काम है आमाशय को सुरक्षा प्रदान करना, किससे, एसिड से। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। अब अम्ल का काम क्या है, एनसीईआरटी वाला देख रहे हो, इतना ही मैं सब कुछ दे दिया, पूरा एक बड़ा सा पैराग्राफ पूरा बन सकता था इसके बारे में। अम्ल का काम होता है जो पेट में निकला, तीन चीज निकला, 1 2 3, तीन में से पहला का काम हो गया सुरक्षा प्रदान करना, किससे सुरक्षा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका काम क्या है भैया, उसका काम है अनेक जीवाणुओं को नष्ट करना जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच गया। आप खाना खाए, हो सकता है कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह पहुंच गए हैं आपके अंदर, है ना, जो बैक्टीरिया हार्मफुल हो, तो ये क्या करेगा, उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देगा। साथ ही माध्यम को अम्लीय बनाता है, ये भी काम उसका है। दूसरा काम, एक तो जीवाणु मार दिया, एक जीवाणु को मार दिया, और दूसरा है ना, ये खाना को एसिडिक बना दिया। खाना को एसिडिक क्यों बनाता है, क्योंकि खाना को अगर एसिडिक नहीं बनाएगा तो प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। याद रखना इसको, प्रोटीन के पाचन के लिए खाना का अम्लीय होना जरूरी है, और इसीलिए खाना को ये अम्लीय बनाता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब हो रहा है आमाशय में। ठीक है, पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। ठीक है, अब पाचक रस तीसरी चीज थी। ठीक है, पाचक रस को क्रिया करने में कौन सहायता कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायता कर रहा है। ठीक, ये क्या कैसे सहायता कर रहा है, तो खाना को अम्लीय बनाकर सहायता कर रहा है। अब पाचक रस क्या करता है, तो पाचक रस जो, इसका काम देख लो, पाचक रस जो होता है जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं, वो प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। अब किस में विघटित करता है वो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट है तीनों का काम। पहला वाला काम श्लेष्मल का काम हो गया सुरक्षा प्रदान करना आमाशय की दीवार को। अम्ल का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम हो गया खाना को अम्लीय बनाना तथा बैक्टीरिया वगैरह मारना। और पाचक रस का काम हो गया जो कि जठर रस है, उसका काम हो गया प्रोटीन का पाचन करना। किसका पाचन करना, प्रोटीन का पाचन करना। अब याद रखने वाली बात क्या है कि हमारे पेट में किस चीज़ का पाचन होता है, प्रोटीन का। अब एक बात आप ध्यान दिए, हमारा जो ये वाला पाइप था उसमें पाचन ही नहीं हो रहा था। पाचन मुंह में हुआ था किसका, कार्बोहाइड्रेट का। पाचन आमाशय में हुआ किसका, प्रोटीन का। लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे ग्रासिका में कोई पाचन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाए कहाँ पाचन नहीं होता आहार नाल में, तो आप ग्रासिका का ऑप्शन दे सकते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने। आगे बढ़े, क्षुद्रांत्र, इसको हम लोग कहते हैं छोटी आंत। छोटी आंत इसके बाद, किसके बाद, आमाशय के बाद, पेट के बाद क्षुद्रांत्र। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी है। ये पहले सवाल पूछा गया था, पेज नंबर 14 में था, बोल रहा था, ये ले आ गया। क्षुद्रांत कितना लंबा है भाई, 7.5 मीटर लंबा है, बहुत लंबा। 7.5 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा है। इतना लंबा नली हमारे पेट में। कुंडलित नली है, कुंडलित मतलब मुड़ा 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 मुड़ा, है ना। आप देख ही सकते हैं फोटो में, ऐसा नहीं होता है। ऐसा मुड़ा मुड़ा सा रचना है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये यकृत एवं आग्नेयाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या, एक यकृत बोल करके और एक आग्नेयाशय बोल करके दो हमारे पास है ना। इसको हिंदी में कहते हैं लीवर, इसको कहते हैं पैंक्रियाज, इंग्लिश में सॉरी, लीवर और पैंक्रियाज। लीवर और पैंक्रियाज क्या करते हैं, अलग अलग रस निकालते हैं, इंजाइम्स निकालते हैं जो कि खाने का पाचन करता है। देखो ये बात याद रखना कि इसका चर्चा क्षुद्रांत्र में हुआ है, छोटी आंत में हुआ है, पेट में नहीं हुआ। ठीक,
तो ये दोनों जो रस निकालता है वो रस कौन सा, वो भी देखेंगे अभी। ये रस कहाँ जाता है, छोटे आंत में जाता है। और कुछ ऐसे भी रस होते हैं जो डायरेक्टली है ना भित्ति से, यानी जैसे ये आंत है ना, आंत के ही सरफेस से डायरेक्टली निकलता है, अंदर से डायरेक्ट निकलता है। यानी कुछ तो बाहर से आ रहा है, छोटे आंत के बाहर से कुछ रस आ रहा है जो यकृत या अग्न्याशय से आ रहा है, और कुछ डायरेक्ट उसके दीवार से ही आ रहा है। किसके दीवार से, छोटे आंत के दीवार से आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि छोटे आंत के दीवार में जो रस आ रहा है वो भी 3 किस्म का है, एक यकृत से, एक अग्न्याशय से और एक उसकी भित्ति से। अभी हमारे पास जो अमाशय था उसमें भी 3 किस्म का रस था, हमने ऊपर अच्छे से देखा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, उसका फिर हम ये देखेंगे। अच्छा, हमारा ये वाला ही बाकी है ना। अच्छा चलो चलो ये देखते हैं। यार यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में पाया जाता है। अच्छा, हम आपको फोटो में दिखा देते हैं। अरे कितना ऊपर है, अरे हाँ, ये ले देख ले भाई, एक बार फिर से देख ले, याद रहेगा आपको। यहाँ पर यकृत है, देख रहे हो, बहुत बड़ा है ये यकृत जो है, ये वाला हिस्सा है, ये जिसको हम लीवर कहते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है ये यकृत, और ये पैंक्रियाज है, ये देखो अग्न्याशय, ये वाला पैंक्रियाज है। ठीक है, आगे बढ़े। यकृत में ही एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है, ये इधर ही छोटा सा पाया जाता है जिसका नाम है क्या, बाइल, पित्ताशय। यहाँ ये वाला पित्ताशय, पित्त जिसको बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं ना इससे पित्त से गुस्सा आता है वाला पित्त। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। नहीं, पहले यकृत कंप्लीट कर लें क्या। अच्छा, यकृत बाद में कंप्लीट करेंगे, पहले इसको देखते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कह रहा है कि कभी कभी आप जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है। ठीक है, हिचकी के बारे में कह रहा है। और ये जो खांसी है, ये हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, ये खाद्य के कणों का श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका के आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। अब मैंने पहले भी कहा था आपको कि यहाँ पर जब आप कोई जानवर वगैरह काटे होंगे तो देखे होंगे, 2 किस्म की नली होती है, एक व्हाइट वाला और एक रेड वाला। तो व्हाइट वाला हम लोग कहते हैं श्वास नली, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, श्वास नली। और रेड वाला को हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। ठीक है, तो रेड वाला से आता है खाना और व्हाइट वाला से आता है सांस। तो अभी क्या होता है कि हमारे, अच्छा मुंह तो वही है, नाक भी मुंह से होकर ही कनेक्टेड है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं नाक से तो फिर वो मुंह होकर जाता है किसमें, इस वाले पाइप में, जिसको विंड पाइप कहते हैं इंग्लिश में, इसोफेगस कहते हैं हमारा ये खाना वाला पाइप को। तो विंड पाइप में जो जाता है हमारा, तो इसका रास्ता भी इधर से शुरू मुंह से, और हमारा खाने वाले का भी मुंह से शुरू अंदर की ओर है। अब होता क्या है बेसिकली कि कभी कभी आप खाना खा रहे हो और कोई खाने का छोटा मोटा टुकड़ा ना गलती से ये वाला पाइप में चला जाता है, इसमें क्या जाता है, सांस। बातचीत करते हुए ऐसा कुछ हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे ना एक वाल्व होता है हमारे दोनों इसके पाइप के बीच में, एक तरह खिड़की की तरह है। ठीक है, एक बल्ब होता है। जब हम निगलते हैं, यहाँ पे एक देखते हैं मूवमेंट, निगलते हैं ना, तो एक साइड का हमारा पाइप बंद होता है और दूसरा साइड खुलता है। और ऐसे ही जनरली हमारा फूड पाइप यानी खाना वाला गिरासी बंद रहता है और हमारा विंड वाला खुला हुआ रहता है। ठीक, तो जब आप कभी खाना खाते हुए बातचीत करते हैं, हंसते हंसते हैं, तो गलती से कोई छोटा मोटा कण जिसको जाना था किसमें, फूड पाइप में, गिरासिका में, वो गलती से चला जाता है किसमें, विंड पाइप में। तो हमारा जो है शरीर इसको एक्सेप्ट नहीं करता और इसको बाहर निकालने के लिए हम खांसते वास्ते हैं या हिचकी उचकी आती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पर भी लिखा था यार कि ये जो सोच ढक लेती था भाई, कुछ छूट तो नहीं गया ऊपर में, वॉमिटिंग कैसे होता बोल के शायद कुछ छूट तो नहीं गया। अगर ऊपर में ये छूट गया, अगर नीचे आएगा तो बता देंगे, नहीं आएगा तो मैं लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। यह गिरासिका के साथ साथ चलती है, परंतु गिरासनी में वायु भोजन मार्ग एक ही होते हैं। वही कह रहा है यहाँ पर कि हवा और खाना का एक ही रास्ता होता है। फिर भोजन के श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है, हम लोग कैसे रोक सकते हैं, वहां पर एक बल्ब होता है। तो कह रहा है भोजन निकलने के समय एक मनसल रचना जिसको वाल्व कहते हैं, ये कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को गिरास नली में भेज देता है। यहाँ पर एक खिड़की की तरह, एक दरवाजे की तरह, खिड़की की तरह, जो क्या करता है, जब खाना निकलते हैं तो सांस वाले पाइप को बंद करता है। तो एक ही साथ निगलना और एक ही साथ सांस लेना नहीं हो सकता है। और जब हम निगल नहीं रहे होते हैं तो वो निगलने वाला पाइप बंद रहता है और सांस वाला पाइप जो है हमारा खुला रहता है। ठीक है, कह रहा है कि संयोगवश गलती से अगर भोजन का कोई कण श्वास नली में प्रवेश कर जाता है तब हमें घुटन अनुभव होता है, सफोकेशन होता है और हिचकी आती है या खांसी उठती है। ठीक है, हमारे पास डायफ्राम होता है यहाँ पर, है ना, ठीक, फेफड़ा उफड़ा के नीचे एक नली सा, एक डायफ्राम सा होता है, वही डायफ्राम ऊपर नीचे होता है और हमें हिचकी आती है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम फिर आमाशय पे वापस आते हैं, सॉरी छोटे आंत पे। छोटे आंत के बारे में और कुछ लिखा है, देखते हैं। तो कह रहा है कि वहाँ पर एक लाल
अरे वहां पर यकृत जो होता है, लीवर जो होता है वो भूरे रंग का है। अच्छा ये भी चीज पता चल गया कि भूरा लीवर किस रंग का है, भूरा रंग का है, ठीक है। और जो उदर के ऊपरी भाग में, वो तो हमने देख लिया कहां पर था, दक्षिण में अवस्थित था। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आप याद रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यकृत हमारा लीवर जो है, लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, याद रखिएगा इस बात को, लीवर शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। और किसी भी तरह का पॉइजनस खाना अगर हमारे शरीर के अंदर जाता है तो लीवर ही उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। यह पित्त रस को स्रवित करता है। लीवर का काम क्या होता है, बाइल यानी पित्त निकालना, काम क्या होता है लीवर का, पित्त निकालना। तो हमारे पास जो पित्त होता है ना, बेसिकली पित्त खुद से नहीं पित्त बनाता है, पित्त बनाने का काम किसका है, यकृत का, लीवर का है। अब कह रहा है जो एक थैली में संग्रहित होता है, आपने सबने पित्त देखा हुआ जानवर का, जो थोड़ा ब्लू ब्लैक कलर का होता है, इसे पित्ताशय कहते हैं। यानी पित्त की जो थैली होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। और ये पित्त बनाता कौन है, ये यकृत बनाता है और यहाँ पर स्टोर करके रखता है। पित्त रस वासा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिया, क्या पित्त रस क्या पाचन करता है, वासा। देखो मुंह में पाचन क्या हुआ था हमारा, कार्बोहाइड्रेट, क्या हुआ था, कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो पेट था जिसको हम लोग कह रहे थे अमाशय, अमाशय में क्या पाचन हुआ था बच्चों, प्रोटीन, क्या पाचन हुआ था, प्रोटीन। अब हमारे पास अगला क्या हो गया, वासा, क्या हो गया, वासा। ये कहाँ पे पाचन हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा क्षुद्रांत यानी छोटे आंत में, ये हमारा छोटे आंत में इसका पाचन हो रहा है। और इसका पाचन कर कौन रहा है, तो इसका पाचन कर रहा है हमारा पित्ताशय यानी पित्त रस। कौन कर रहा है, पित्त रस इसका पाचन कर रहा है, ठीक है। आगे अब छोटे आंत में जुड़ा रहता है आग्नेयाशय। जैसे कि हमने देखा कि तीन चीजें छोटे आंत में जुड़ी रहती हैं, एक होता है हमारे पास यकृत, एक होता है हमारे पास आग्नेयाशय और एक कुछ रस जो उसके सरफेस से निकलता है। तो आग्नेयाशय हल्का पीले रंग का होता है और ये बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। आग्नेयाशय का रस ये निकालता है। आग्नेयाशय क्या निकालता है, तो आग्नेयाशय रस निकालता है। भाई नाम सब काफी बड़ा, पैंक्रेटिक जूस बोलते हैं हिंदी में। हमने भाई मैं फोन आ रहा, तो यहां पर कह रहा है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि ये जो आग्नेयाशय से जो रस निकलता है, ये आग्नेयाशय किस रंग का, पीला रंग का, यकृत किस रंग का, भूरा रंग का। ये आग्नेयाशय रस जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे काम करता है। किस पे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पे। आप कहेंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन तो भाई पहले ही पाचन हो गया था, फिर अब कार्बोहाइड्रेट जो बच गया, सपोज करिए मुंह में अच्छे से नहीं चबाए, जो प्रोटीन पेट में अच्छे से नहीं पचा, वो छोटी आंत में जाकर के भाई फाइनली पच जाएगा। इससे ये समझ में आता है कि छोटी आंत में हमारा पाचन कंप्लीट हो जाता है। जो भी पाचन का काम बाकी रह जाता है मुंह का, पेट का, वो सब छोटे आंत में जाके कंप्लीट हो जाता है। वासा तो स्पेशली जाकर के छोटे आंत में ही जो है हमारा पाचन होता है, ठीक है। इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत से निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है ना। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत से निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत रस पाचन को पूर्ण कर देता है। ये क्या कहना चाह रहा है, देखो 7.5 मीटर लंबी हमारा जो है रचना है, कौन, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। अब छोटी आंत 7.5 मीटर लंबी, तो शुरू में जाकर के ये सब पाचन हो गया। और फिर इसमें 3 भाग मेन होते हैं, जेजुनम, डेड्यूनम और इलियम बोल करके होते हैं। तो ऊपर जो कुछ ये सब पाचन वाचन जो नखरा होना था हो गया, उसके बाद फिर नीचे भेज दिया, आग्नेयाशय और यकृत का काम हो गया। अब नीचे जाकर के जो हमारा आमाशय रस निकलेगा, सॉरी आंत रस निकलेगा, या आंत रस बचा खुचा काम कर देगा, ठीक है, यानी खाना को अच्छे से पचा देगा। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ये तो पूरा ही अंडरलाइन करना है, लेकिन देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या, कार्बोहाइड्रेट किसमें पाचन होता है, शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। देखो कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज यानी शर्करा, ग्लूकोज जिसको हम लोग कहते हैं शर्करा। याद रखिएगा हमारे मुंह में जो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट था वो पाचन हुआ था, पाचन होके क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा यानी शर्करा बनेगा, ठीक है। वासा, वासा अम्ल बन जाता है या ग्लिसरॉल। वासा जो है पाचन होके क्या बनेगा, वासा अम्ल बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं। प्रोटीन क्या बन जाएगा, एमिनो अम्ल बन जाएगा। प्रोटीन क्या बन जाएगा हमारा, एमिनो अम्ल बन जाएगा, प्रोटीन एमिनो अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं, ये तीनों देख लीजिए, याद रखिएगा इस चीज़ के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर के ग्लूकोज बनता है, शर्करा बनता है। वासा पाचन होकर के वासा अम्ल यानी ग्लिसरॉल बनता है।
प्रोटीन पाचन होके प्रोटीन अम्ल बनता है, ठीक है, एमिनो अम्ल बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक रिसर्च के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब के बारे में कैसे पता चला उसी के बारे में है ये। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय के कार्य प्रणाली की खोज हुई, मतलब एक्सीडेंटली इसके बारे में खोजा गया। सन 1822 की बात है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक एक व्यक्ति को गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ था। एक आदमी था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, जिसका घाव हो गया था, गोली लग गया था पेट में। इसे विलियम है ना ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। एक जो है सोल्जर था और सोल्जर के पास ले गया, वो एक डॉक्टर था। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वो आमाशय का छिद्र भली भांति बंद न कर सका। भैया ठीक है, जान बचा लिया, लेकिन छिद्र रह गया पेट में। ब्यूमॉन्ट को छिद्र से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। किसी ने देखा नहीं था, उसको पहली बार जो है ना किसी छेद से जिंदा आदमी के पेट में झांकने का मौका मिला। बढ़िया से झांक लिया उसने कुछ रोचक परीक्षण किया। अब उसने क्या करा, जब बढ़िया मौका मिला था कि चलो इसी बहाने डॉक्टर को ठीक करने वाला कुछ नया खोज लेते हैं कि काम कैसे करता देखे जरा, तो कह रहा है कि ब्यूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा है, भोजन का मंथन ऊपर नीचे कर रहा है, हिला डुला रहा है। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा है और इसमें से कुछ रस निकल रहा है। भैया ये सब देखा, उसको मौका मिला था, देख लिया, सब नोट करता गया। जो भोजन को पचा सकता था उसने ये भी देखा कि आमाशय मतलब उसमें से कुछ रस निकाल के वो बाहर भोजन पचा के देखा कि पच रहा है कि नहीं पच रहा, तो पच रहा था। आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। और इसने क्या देखा कि नीचे इसके बाद आमाशय आता है ना, मतलब हमारा आमाशय है, उसके बाद छोटी आंत है, तो आमाशय से छोटी आंत का जो रास्ता है वो बंद रहता है तब तक जब तक कि यहाँ का भोजन अच्छे से पाचन ना हो जाए। जब ये पाचन हो जाता है तब जाके आगे का रास्ता खुलता है। ठीक है, आगे बढ़ें। आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब यहाँ पर छोटी आंत में ही अगला प्रोसेस होता है अवशोषण का, यानी खाने का, एब्जॉर्ब करने का। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। रुधिर वाहिका मतलब छोटे छोटे नस होते हैं हमारे पेट के छोटी आंत में। ठीक है, इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखो हमने सबसे ऊपर जो पढ़ा था उसका था अंत ग्रहण, खाना अंदर लिए, उसका हुआ पाचन हो गया, उसके बाद हो रहा अभी अवशोषण। क्या हो रहा है? अवशोषण। खाना हमारा क्या होता है, जैसे मान लो है ना, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं हम, समझिए इस चीज को। ये मान लीजिए क्या, छोटी आंत का दीवार है, ये छोटी आंत है ना। छोटी आंत के दीवार में जो ये वाला हिस्सा सब देख रहे हैं आप, ये वाला हिस्सा, इधर बहुत सारा नस होता है इसमें। इसको अगर आप जूम करके देखिएगा, मान लो इतना मोटा होता है ना, तो इसमें बहुत सारा नस होता है, इसमें बहुत सारा नस होता है। तो इधर से जो खाना है, इसके अंदर बहुत सारा खाना है ना, तो ये खाना जो है चूस चूस करके ये नस जो है ले रहा होता है अपने शरीर में, यानी यहाँ पे ब्लड में चला जाएगा, मिल जाएगा छोटे आंत के दीवार से, और ये ब्लड पूरे शरीर में बहता है, तो फिर पूरे शरीर में खाना का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो चला जाएगा। और ये खाना अभी छोटे आंत में क्या है, पूरी तरीके से पचा हुआ भोजन है। तो हमारा खाना अब उस रूप में, जटिल रूप में नहीं है, अब सरल रूप में है, अब उस रूप में है जिसका उपयोग हमारा शरीर कर सकता है। देखिए, भोजन का पाचन की शुरुआत हुई थी मुंह से, और हमारा भोजन का पाचन पूर्ण कहाँ पर हुआ, आमाशय, छोटी आंत में। इस बात को याद रखिएगा। क्या कह रहा है, क्षुद्रांत के आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। देखिए, इसी को मतलब इस हिस्सा को मान लीजिए हम जूम कर दिए, ये जो हमारा पतला सा आप लेयर देख रहे थे, एक ठो खाली भित्ति देख रहे थे, उसके बाद आप जूम की जगह देखेंगे क्या, उसके अंदर ना ऐसे ऐसे नली है, बहुत जूम करके देखेंगे तो ऐसा ऐसा कुछ है। और इसके अंदर फिर जो है ना, इसके अंदर फिर नस सब है, इसके अंदर क्या है, नस सब है इसके अंदर। और ये जो उंगली जैसी रचना है ना, इसको कहते हैं दीर्घ रोम। क्या कहते हैं इसको, दीर्घ रोम। अब इससे क्या होता है कि अब इसमें इधर इधर मान लीजिए खाना सब है, इधर क्या है ना, खाना सब है, ये सब खाना है मान लीजिए, है ना, पचा हुआ खाना सब, ये सब पचा हुआ खाना है। और नीचे भी दीवार है, नीचे भी दीवार, उसमें भी दीर्घ रोम है, तो ये पचा हुआ खाना सब है बीच बीच में। अब क्या करेगा, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे एमिनो अम्ल, जैसे प्रोटीन, वासा अम्ल यानी ग्लिसरॉल, है ना, और जैसे ग्लूकोज, ये सब अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे अवशोषण इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दीर्घ रोम में पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देता है। दीर्घ रोम का काम क्या है, तल क्षेत्र बढ़ा देता है। देखो, अगर मान लीजिए एक धागा है, इसको अगर आप सीधा करते तो बहुत लंबा होता है कि नहीं होता, लेकिन ये धागा को ऐसे मोड़ मोड़ कर रखे तो कम ही जगह में आ गया। इसका मतलब है कि बहुत सारा क्षेत्र छोटे जगह में आ गया, है कि नहीं है। इधर से भी पाचन होगा, इधर से भी अवशोषण होगा, इधर से भी होगा, इधर से भी होगा, है ना। अगर ये सीधा इतना ही बड़ा रहता, सिर्फ ये पूरा इतना दूर ही दूर रहता,
तो इतना ही दूर से पाचन होता है। आप देखो इसकी लंबाई देख लो, मान लो कि ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन अब जब इस धागे को आप सीधा करोगे तो यहाँ तक हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसका क्षेत्र बढ़ गया, ठीक है। बहुत जगह से आप क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है। और ये अवशोषण तो एकदम मोटर लगा हुआ नहीं है कि एकदम धई धई हो जाएगा, पतला पतला नस इसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसीलिए थोड़ा 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 करके हो रहा होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में होगा, तब जाके बहुत सारा ऑब्जर्प्शन हो पाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, एकदम समझ रहे होंगे, होशियार तो आप हैं ही। देखिए आगे देखते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा ये रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। जैसे मैंने कहा, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में हो जाता है। रुधिर वाहिका से स्थानांतरण मतलब यहाँ से वहाँ पहुँचना। अब उस नस है, नस से तो खून पूरे बॉडी में जाएगा। अब कह रहे हैं जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रिया को स्वंगीकरण कहते हैं। अगला प्रोसेस देखो, अगला प्रोसेस क्या हो गया हमारे पास, स्वंगीकरण। स्वंगीकरण क्या है? स्वंगीकरण है कि हमारे शरीर में अवशोषित किया हुआ भोजन सरल रूप है ना विभिन्न भाग में पहुंचना। हमारे छोटी आंत द्वारा अवशोषित किया हुआ भोजन का शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचना क्या कहलाता है? बेसिकली चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट। अरे कीप करो भाई, क्या है ये अपडेट? हे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? हटो यार, बैठ लो क्लासेस। यहाँ से ये तो खाली यहाँ हटेगा, मुंडू मस्ता। है हाँ हटा, चले भाई। तो भाई इस प्रक्रम को स्वंगीकरण कहते हैं। खाना जो पचा हुआ भोजन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचा सरल रूप जिसका उपयोग कर सकते हैं, उसको स्वंगीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, एक साइड से प्रोसेस, ठीक है। लिख दें क्या? जगह तो उतना है नहीं कहीं पे, चलो मैं नीचे थोड़ा लिख देता हूँ। सबसे पहले हुआ अंतग्रहण। क्या हुआ? अंतग्रहण। उसके बाद हुआ पाचन। उसके बाद क्या हुआ? पाचन। उसके बाद क्या हुआ? अवशोषण। क्या हुआ? अवशोषण, ठीक है। अवशोषण के बाद क्या हो गया हमारे पास? स्वंगीकरण। क्या हो गया? स्वंगीकरण। 1 2 3 4 और लास्ट में हो जाएगा निष्कासन। क्या हो जाएगा? निष्कासन। जो नहीं पचेगा वो बाहर निकाल देंगे, निष्कासन, ठीक है। चलिए ये 5 लिख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे कह रहा है कि भोजन का वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता था, अवशोषण जो होता है। अच्छा यहाँ पे कुछ और भी छूट गया क्या? कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब वो खाना अब हमारे बॉडी की कोशिका में पहुंच गया और कोशिका में हम सांस लेके जो ऑक्सीजन पहुंचा के रखे थे, वो ऑक्सीजन उस खाना के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और पानी बना दिया। पानी तो बॉडी में यूज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस से बाहर निकाल देंगे। इसका एक अलग पूरा प्रोसेस है, पढ़ेंगे हम लोग दूसरे चैप्टर में। अब कह रहा जिस वो भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता था, अवशोषण नहीं हो पाता, वो बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, मतलब बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। अब बड़ी आंत के बारे में कुछ पढ़ते हैं। बृहदांत्र यानी क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। मतलब छोटी आंत तो भाई 7 मीटर 7.5 मीटर लंबा था, ये छोटा होता है, 2 मीटर तक हो सकता है मैक्सिमम, उससे कम ही होता है। लिखा हुआ लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना, इसको याद रखिएगा। छोटी आंत का काम क्या है? जल एवं लवणों का अवशोषण करना। सबका काम हमने ऊपर पढ़ा, छोटी आंत का काम जल लवण का अवशोषण करना, ठीक है। पूर्ण पाचन कहाँ पे? छोटी आंत में, सॉरी बड़ी आंत का काम जल एवं लवण का अवशोषण करना। और लास्ट में मान लीजिए कि हमारे खाना में जो पानी वानी बच गया, पानी हम सारा पानी अगर निकाल देंगे हम तो बहुत दिक्कत है। हमारे शरीर को हर समय पानी चाहिए, हम 50% से ज़्यादा पानी से बने हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि पानी हमारे शरीर में होना जरूरी है। और इसीलिए कह रहा है कि लास्ट में ये पानी का भी अवशोषण हो जाता है जो हमारे खाने में बच गया था, और एकदम से जो नहीं पचने वाला खाना था, जो बेकार था, उसी को हम निकालते हैं। कह रहा है क्या? बचा हुआ अपचित पदार्थ जो होता है मलाशय में चला जाता है। अच्छा, इसका जो इंड होता है, किसका? बृहदांत्र का जो इंड होता है उसको हम लोग मलाशय कहते हैं। और उसके बाद लास्ट जो पॉइंट जहां से निकलता है गंदगी, उसको गुदा कहते हैं, ठीक है। तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। अर्ध ठोस मतलब पूरी तरीके से ठोस भी नहीं और पूरी तरीके से तरल भी नहीं, है ना, आप जानते हैं। और कह रहा है कि समय समय पर क्या होता है? समय समय पर उसको हम लोग मल द्वार द्वारा धकेल कर निकाल देते हैं। गुदा द्वारा मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे निष्कासन कहते हैं। और मैंने कह दिया पहले ही कि हमारा अगला प्रोसेस क्या है? निष्कासन। बात समझ गए? क्लियर हो गया? बहुत जरूरी है ये 5 तो प्रोसेस याद रखना। अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण, अरे क्या वर्ड था भाई? अवशोषण के बाद कहाँ है? ये नाम तो कैसा बोलते हैं हिंदी में रे? हाँ, स्वंगीकरण है ना, स्वंगीकरण के बाद निष्कासन,
5 प्रोसेस। आइए अब घास खाने वाले जंतुओं में पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। घास खाने वाले जंतु हमसे अलग पाचन करते हैं, हमारे जैसे नहीं करते। क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? बिल्कुल देखा है। वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते जब वो खाना नहीं खा रहे होते। वास्तव में वो पहले घास को जल्दी जल्दी निकल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपने देखा होगा कि जब वो बैठे रहते हैं ऐसे जानवर, आपने देखा होगा बकरी उकरी को या गाय भैंस को, जब वो ऐसे बैठे हुए वो खाना नहीं खा रहे लेकिन चबा रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग भी बोलते हैं जुगाली करना बोलते हैं इसको। और हम लोग जिसलिए स्कूल में टीचर्स बोलते थे जो चिंगम चबा रहा होता था उसको बोलते थे क्या जुगाली कर रहा है। कह रहा है ये भाग रुमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। देखो यानी अभी जैसे ये लोग क्या करा, जल्दी जल्दी खा लेता है, घास खाने मिला अभी जल्दी जल्दी खा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, चबाएंगे बाद में, चबा चबा के खाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा चरने का, उसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, तो चरने में ध्यान जाना चाहिए ना। तो ज़्यादा चरने के लोग क्या करता है कि अरे भाई अभी जल्दी जल्दी खा लो बाद में चबा लेंगे। इसीलिए कहता है कि इसका पहला पेट होता है जिसका नाम है रुमेन। यहाँ पर देखिए ये पेट है, पहला पेट, पाइप डायरेक्ट रुमेन में गया है, तो खाना खाया और रुमेन में भेज दिया पहले, ठीक है। प्रथम आमाशय 4 भाग होता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। यहाँ पर 4 भागों में बटा होता है, इसका आमाशय 4 भागों में बटा होता है। नीचे लिखा हुआ भी होगा उसका फोटो में, थोड़ा और देख लेते हैं नीचे की ओर। ये देखिए आमाशय अंधनाल बृहदांत्र, यह है ना। अच्छा क्षुद्रांत्र है, बृहदांत्र है, इसमें भी छोटे आंत बड़े आंत है। उसके अलावा आमाशय इसमें भी है और उसके अलावा रूमेन है इसमें, ठीक है। चलिए ये रूमेन प्रथम आमाशय 4 भागों में बटा होता है। क्या बटा होता है 4 भागों में? रूमेन। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल यानी कट कहते हैं। जब ये रूमेन जाता है तो थोड़ा बहुत पाचन होता है, खासा पाचन। अगर इसको जैसे जानवर जबह कहेंगे तो यहाँ से घास ही निकलेगा, मतलब ये थोड़ा बहुत बस छोटा टुकड़ा हुआ रहता है खाने का, पाचन वाचन कुछ खास नहीं होता है, ठीक है। आंशिक मतलब कुछ, जिसे जुगाल कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है जिसको वो चबाता रहता है ना। और उसके बाद फिर वापस खाना एक बार खा लिया जब बैठा फ्री होकर के, तो फिर वापस मुंह में ला ला के थोड़ा थोड़ा करके चबाता रहता है। इसको हम लोग कहते हैं जुगाल। इसको रोमांथन कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? रोमांथन, ठीक है, रोमांथन कहते हैं। और कह रहा है यानी जुगाली करना। ऐसे जंतु को रोमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। देखो ये प्रोसेस यानी ऐसे बैठ करके चबाना रोमंथन कहते हैं। और ऐसा जानवर जो जानवर ये प्रोसेस करते हैं, ये प्रक्रिया करते हैं, उसको कहते हैं रोमंथी यानी रोमिनेंट। घास में, अच्छा इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पहले ये थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। दस्त के बारे में लिखा है तो इसको हम खत्म कर लेते तब वहाँ पर पढ़ेंगे। जुगाली करने का प्रोसेस हमने देख लिया। देखो कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल बाहर निष्कासन की आवश्यकता होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायरिया, यानी इसको दस्त बोलते हैं, ठीक है। हमारा पेट खराब हो जाता है। यह संक्रमण खाद्य विषाक्त तथा अपच के कारण होता है। आपके खाना में कोई आप कुछ ऐसा खाना खा लेते जो फिट नहीं था, हेल्दी फूड नहीं था, आप उसको खा लेते तो आपको ऐसा हो सकता है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति सामान्य स्थिति है। बच्चों में बहुत ज़्यादा ये होता है क्योंकि कुछ भी खा लेते हैं बच्चे। और गरीबी भी इसका एक कारण है, जो सफाई सुथरा नहीं हो पाता है और खाना की कमी। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि अगर ज़्यादा ये दस्त हो गया तो भाई प्रॉब्लम, मर सकता है इंसान। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना है। इसका मुख्य कारण मतलब दस्त होने का मुख्य कारण नहीं, दस्त होने के बाद मरने का मुख्य कारण क्या हो सकता है कि पानी वानी के बॉडी में कमी हो जाएगा भाई, पतला पखाना की वजह से। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। किसी को ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं कि भाई चलो ठीक हो जाएगा, नहीं, बल्कि उसका इलाज कराओ। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबाल कर ठंडा किया हुआ जल में थोड़ा नमक और 2 चम्मच 3 चम्मच चीनी, थोड़ा चीनी मिला करके उसको देना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं जीवन रक्षक घोल यानी ORS, ठीक है। आपने ORS के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा था। तो अगर किसी को ऐसा हुआ तो उसको जरूर क्या करना चाहिए, नींबू पानी पिलाना चाहिए उसको। हम लोग क्या कर सकते हैं, या पहले पानी गर्म कर लीजिए, उसको ठंडा कर लीजिए, ठंडा करने के बाद उसमें थोड़ा नमक और चीनी घोल करके उसको पिला दीजिए। उससे क्या हो सकता है, उसको आराम मिल सकता है। और फिर उसके बाद डॉक्टर के पास जाकर जरूर दवाई ले लीजिए क्योंकि इसको हल्के में लेना गलत बात है। अब देखिए, ठीक है, रोमिनेंट के बारे में पढ़ लिया, जुगाली करने वाले जानवर के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई है कि घास में एक चीज़ होता है इसका मतलब सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, याद रखिएगा इस बात को। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, यानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट था, वैसे सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और ये किस में पाया जाता है? घास में पाया जाता है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रुमेन में, है ना, सेलुलोज को पाचन करने वाला जीवाणु पाया जाता है। लाल लाल कलर का एक जीवाणु पाया जाता है जो घास चबाने वाला या जुगाली करने वाले जानवर के पेट में स्पेशली होता है, हमारे पेट में नहीं है। अब ऐसे जानवर ही सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। हम अगर कच्चा घास खाना शुरू कर दे तो हमारे खाने में इसका पाचन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है पहले जानना चाहते हैं कि ये जंतु भोजन करते समय इसे भली भांति क्यों नहीं चबा पाते। इसीलिए नहीं चबा पाते क्योंकि उसको जल्दी जल्दी भोजन करना होता है ताकि अधिक से अधिक भोजन कर सके, और फिर बाद में जब वो भोजन उसको नहीं मिलेगा तब फिर बैठ कर वो चबा लेगा। इसीलिए जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर क्या कह रहा है उसके बाद, बूझो जानना चाहता है कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। जवाब है कि सेलुलोज को पचाने के लिए जो खास किस्म के जीवाणु पाए जाते हैं वो हमारे शरीर में नहीं है, वो जुगाली करने वाले जानवर के शरीर में ही पाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देख लेते हैं क्या लिखा है कि जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अंधनाल हम लोगों में है नहीं, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हमारे शरीर में? अंधनाल नहीं होते। अंधनाल किस में होता है? जुगाली करने वाले जानवर जैसे बकरी, घोड़ा, खरगोश आदि में होता है। और ये कहाँ होता है? तो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में होता है। थैलीनुमा रचना होता है जिसमें जीवाणु क्या करता है? सेलुलोज का पाचन करता है, जो घास वास में पाया जाता है। ठीक है, अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है। इसमें पूरा एक तंत्र, एक सिस्टम पाया जाता है पाचन को करने के लिए कि भैया छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मुख गुहा है, ये है, वो है, पाचन नली है, पाचक रस है, आहार नाल है, ये सब पाया जाता है। ठीक है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र। ठीक है, ऐसे भी जीव है। फिर वह किस प्रकार भोजन अंत ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। ठीक है, उसका मुंह भी नहीं है, सिस्टम भी नहीं, तब तो हम लोग आप भोजन ग्रहण करने का एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन अब करेंगे। ये लास्ट टॉपिक हमारे पास आ चुका है कि एक अमीबा में पाचन किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन। संभरण देखेंगे क्या होता है। अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय, याद रखिएगा, अमीबा एक कोशिकीय यानी एक ही कोशिका से बना हुआ जानवर है। ऐसा होता है, ऐसा कि आप कैसे भी बना लो तो अमीबा हो जाएगा। ठीक है, अमीबा किसी भी डिजाइन का हो सकता है। कह रहा है क्या? अमीबा की एक कोशिका में अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक ही बाउंड्री होता है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका, एक ही सेंटर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यानी एक ही सेल का है, ये कहना चाह रहा है। और ये बहुत छोटा होता है, इसको आप ऐसे ही पानी में तैरते हुए नहीं देख सकते, बल्कि ये माइक्रोस्कोप से देखना चाहेंगे तभी देख सकते हैं। बहुत छोटा होता है, हमारे आंखों से नहीं दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक फोटो भी दिया है उसका, और यहाँ पर देखें क्या लिखा है। द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं, है ना, इसके अंदर बता रहा है बुलबुले समान धानियां होती हैं। धानियां मतलब जहाँ पर खाना रखते हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, इसका डिजाइन चेंज होता रहता है। जरूरी नहीं कि यही डिजाइन का होगा, कभी कुछ डिजाइन बदलता रहता है, ऐसा ऐसा हिलता डुलता रहता है। ठीक है, यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है जिन्हें पादाब कहते हैं। ये देखो, ये सब उंगली जैसा निकला हुआ है ना, ये सब एक से अधिक या एक भी, इसको कहते हैं पादाब, अर्थात कृत्रिम पांव। इसी से बढ़ता भी है आगे, जो इन्हें गति एवं भोजन पकड़ने में सहायता करता है। अब ये याद रखिएगा कि पादाब का काम क्या होता है। पादाब इन्हें गति करने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसके अलावा कह रहा है क्या? अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। अच्छा, इधर हम सेलुलोज का प्रचुरता होते हैं जो एक प्रकार का, ये वाला भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, रोमिटर था, सेलुलोज का पाचन करने वाला एक जीवाणु पाए जाते हैं, है ना, बहुत से नहीं होता। ये भी याद, नीचे भी एक ठो था, है ना, कि हमारे पास एक रचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संधार क्या था, है ना, वो देख लीजिएगा। हिंदी वर्ड्स मुझे कम याद रहते हैं, तो बस यही प्रॉब्लम है। देख लीजिए, यहाँ पर था ना एक थैलीनुमा एक रचना था ना, जो हमारे पेट में नहीं है, देख लीजिएगा। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है जब इसे भोजन का, अब ये खुद इतना छोटा है तो उसका खाना और छोटा होगा, जाहिर सी बात है। देखो, एक तो ये इतना छोटा है कि हम लोग उसको आंखों से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से, माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, तो उसका खाना और छोटा। ठीक है, वो आहार करता है। जब इसको भोजन का आभास होता है तो ये खाद्य कण को चारों ओर से पादा विकसित करके निगल देता है। ये देखो, ये खाना हो मान लीजिए, तो इसका ये जो पादाब इसको और बढ़ाएगा, इस पादाब को और इस पादाब को और बढ़ाएगा, ऐसे सटा लेगा और ये बीच में ऐसे गोल कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ये सब ऐसा मान लो ऐसा गोल कर लिया है। ठीक है, अब गोल कर लेगा और यहाँ पर बन जाएगा खाद्य धनिया। क्या बन जाएगा? खाद्य धानी, यानी जगह खाना का। ठीक है, खाद्य पदार्थ उस खाद्य धानी में फंस जाता है। इस तरीके से वो पैर को बढ़ा लेगा और उसको पकड़ लेगा, और अब इसमें से रस निकालेगा, डायरेक्ट रस निकालेगा। ठीक है, मान लो फिर थोड़ा समझाते हैं। मान लो ये पैर को ऐसे बढ़ाया, इस पैर को भी ऐसे बढ़ाया, घेर लिया। अब खाना को घेरने के बाद ये जो हिस्सा है इसमें सब क्या करेगा, डायरेक्ट ये क्या करेगा, इधर से रस निकालेगा, इधर से रस निकालेगा, इधर से रस निकालेगा, डायरेक्ट रस निकाल के इस खाने को, अंदर के खाने को पचा लेगा और पचा कर फिर अवशोषित कर लेगा, पचा कर फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको चूस लेगा। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक, वही यहाँ पर कह रहा था, नाम याद रखिएगा, खाद्य धानी। खाद्य जहाँ पर होता है इसका क्या नाम है? खाद्य धानी। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रवित होता है। यह खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल लेता है। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। ये पूरा पाचन करने की विधि आप जो है लिख सकते हैं ऐसे कि अमीबा में कैसे पाचन होता है। अवशोषित, देखो इसमें पूरा सिस्टम नहीं है खाने वाने का, है ना, पूरा पाचन सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ही हो रहा है, खाद्य धानी में सब कुछ हो जा रहा है। अवशोषित पदार्थ अमीबा में वृद्धि, रख रखाव, जो भी खाना का काम होता है वही होता है कि वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, फिर से पैर खुल जाएगा और बाहर निकल जाएगा। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है। आधारभूत मतलब बेसिक,
सब में ये प्रक्रिया होती है कि सब में खाना लिया जाएगा और पाचन किया जाएगा और फिर गंदगी बाहर निकाल दिया जाएगा और उस पचा हुआ भोजन का उपयोग किया जाएगा। खाद्य पदार्थ के सरल पदार्थों में जो परिवर्तन करना सब में होता है और ऊर्जा मुक्त करना यानी उस खाने का यूज करके एनर्जी निकालना और उससे काम करना सब में होता है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थ को शरीर में अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमारा खाना एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे हम उस खाने का उपयोग करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आएगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने लाइन बाय लाइन आपको बड़े अच्छे समझाने की कोशिश करी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं करा अभी तक तो बहुत बेशरम हो गया। नहीं बेशरम नहीं हो, आपकी भूल गए होंगे, आप कर दो यार, लाइक कर दो है। चैनल को सब्सक्राइब करे कि नहीं करे? अरे कर दो, पैसे थोड़ी लगते, फ्री है। मैंने कर दिया सर। थैंक यू। पैसे थोड़ी लग रहा है, फ्री है, पैसे दे करके पढ़ते हो। इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार, तो आई थिंक दया करो जी, दया करो। ले ये सब वर्ड आपने बहुत अच्छे से ऊपर देखा है, तो हम अब जल्दी से करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। छोटा सा एक्सरसाइज हमारे पास देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज, आप लोगों को करना चाहिए। अरे देखिए, मानव पोषण के मुख्य चरण में सबसे पहले क्या था? सबसे पहला, अरे ये कलर थोड़ा बढ़िया नहीं दिख रहा है, अंतग्रहण। पहला क्या था? अंतग्रहण। उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद अरे वो स्थानांतरण वाला क्या था? एक तो उसके बाद निष्कासन। क्या था? निष्कासन। मैंने ऊपर भी एक बार लिखा था बच्चों, है कि नहीं है? उसे इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। देख लेना, वो जो खाने को एक पार्ट से मतलब हमारा एब्जॉर्ब करने के बाद जो पहुंचा जाता है शरीर के विभिन्न भागों में, उसका नाम हिंदी में देख लेगा, ऊपर जाके देख लेना यार, तुम लोग, मैंने लिखा भी था ऊपर में। अब देखो, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम भाई यकृत होता है, लीवर जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, 2 kg होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डॉट का स्राव होता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा पाचक रस, और भी एक चीज था ना, वो म्यूकस, भोजन पर क्रिया करता है। पाचक रस प्रोटीन का पाचन करता है। क्षुद्रांत्र की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रबंध होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ऊपर जाना ही पड़ेगा। क्या हो गया? हैंग हो रहा है क्या? बेचारा थक गया रे, पीपीटी भी थक गया, ये मेरा पीडीएफ। हाँ, उसको कहते हैं दीर्घ रोम। वो जो समान रचनाएं होती है ना भाई, उसको कहते हैं दीर्घ रोम। और वो एसिमिलेशन को स्वांगीकरण। ले, ऐसा असली हिंदी है ना भाई, क्या करे। दीर्घ रोम स्वांगीकरण, ले लिख लेना। आगे बढ़े, खुल जा सिम सिम, ले। तो यहां पर होता दीर्घ रोम। और अमीबा अपने भोजन का पाचन डॉट में करता है यार, पाचन धानी, पाचन धानी, ठीक है। अमीबा, अच्छा, सत्य एवं असत्य कथन। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है। मंड स्टार्च का आमाशय से नहीं, मुख से प्रारंभ होता है, भाई गलत है। जीव लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करते हैं। ऑफकोर्स हमारा लार ग्रंथि को भोजन में मिलाता है। पित्ताशय में पित्तरस अस्थायी रूप से नहीं भंडारित होता है, अस्थायी, हाँ अस्थायी, ठीक है। मतलब कुछ देर के लिए भंडारित होता है, फिर यूज हो जाता है, फिर लिवर से बन के आता है, फिर वहां पे स्टोर होता है, ऐसा है। रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, जुगाले करने वाला जानवर वापस लाते हैं। अब सही विकल्प चुना। वासा का पूर्ण रूपन पाचन किस अंग में होता है? तो भाई वासा जो होता है बेसिकली छोटी आंत में जाके पच जाता है। छोटी आंत मतलब क्षुद्रांत्र। जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है? जल का लास्ट में, जल का बृहदात्र में जाके जल अवशोषित हो जाता है। कॉलम ए में दिए गए कथन को कॉलम बी में मिलाना है, देख लो भाई, है ना। खाद्य घटक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या बन जाएगा? शर्करा। प्रोटीन क्या बन जाएगा? एमिनो अम्ल। और वासा अम्ल या ग्लिसरॉल, ठीक है, याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो भाई। दीर्घ रोम क्या है? वहां वो कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य क्या? दीर्घ रोम उंगली नुमा रचना है जो छोटे आंत में पाए जाते हैं, और उसका काम होता है छोटे आंत के भीतरी सतह को बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक अवशोषण हो सके। जो मैंने बोला सेम लिख लेना।
पित्त कहाँ निर्मित होती है? पित्त यकृत में निर्मित होता है। ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त से क्या वासा का पाचन होता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम रखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या था? सेलुलोज। सेलुलोज था ना। मानव द्वारा, परंतु मानव द्वारा, इसका कारण बताइए। क्योंकि मानव में वो पाचन करने के लिए जो चाहिए होता है ना, जीवाणु, वो मानव शरीर में है ही नहीं। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? क्योंकि जो ग्लूकोज होता है वो बेसिकली शर्करा उत्पन्न करता है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऊर्जा बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जो है ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कह लेना ऊर्जा देता है। आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संबंधित होती हैं? आहार नाल का, आहार नाल में पूरा आ गया। उसमें से पचे भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। अवशोषण कहाँ होता है? अच्छा, क्षुद्रांत्र लिखा होता है, छोटी आंत एक ही बात है। भोजन को चबाना कहाँ होता है? मुख गुहा में होता है, मुख गुहा। जीवाणु नष्ट करना आमाशय में होता है, पेट में होता है हमारा, है कि नहीं है? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटे आंत में, फिर से क्षुद्रांत जिसको हम लोग कहते हैं। अरे मैं बार बार छोटे आंत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब पढ़ाता था पहले तो वहां पे छोटे आंत शब्द ही इस्तेमाल होता है। मल का निर्माण कहाँ पर होता है भाई? तो बड़ी आंत में होता है। वहां से पानी अवशोषित करके मल बन जाता है। मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता एक अंतर। एक समानता यह है ना कि दोनों जटिल को सरल रूप में परिवर्तित करके उपयोग करते हैं, दोनों अंतग्रहण करते हैं खाने का तथा निष्कासित करते हैं। और आप अंतर में ये कह सकते हैं कि मानव के पास एक पाचन प्रणाली है लेकिन अमीबा के पास नहीं है। मानव के पास विभिन्न भाग पाए जाते हैं पाचन के लिए, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करना है? जोड़ा मिलाना है। देख लेते हैं। लाला ग्रंथि क्या होता है भाई? लाला ग्रंथि, अच्छा दूसरा मिलाते रुको। पाचन का पूरा होना छोटे आंत में होगा तो क्षुद्रांत्र। अच्छा, मलाशय से मल त्याग, यकृत से बृहदात्र में बिना पचे भोजन का भंडारण, अम्ल का निर्मोचन, अम्ल बनता है आमाशय में, एसिड हाइड्रोक्लोरिक, यकृत से पित्त रस। तो बच क्या गया भाई? लेकिन एक और चीज है, जल का अवशोषण तो फिर बृहदात्र से ही होता है ना। अच्छा, यहाँ पे लाल ग्रंथि लाला रस का स्रवण। हाँ, इसमें 2 ठो है क्या? चलो देख लो भाई, 2 ठो हो गया। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। हाँ, जो मैंने मिलाया सही मिलाया, देख लेना। चित्र में दिए गए पाचन तंत्र का आरेख नामांकित कीजिए। नाम लिखना है इसमें, तो आप नाम लिख देना भाई। ये क्या है? ये आपका पेट है, आमाशय है, आमाशय। ये आपका पैंक्रियाज है, अग्न्याशय, अग्न्याशय। ये आपका पित्त है, ये आपका बड़ी आंत है, ये आपका छोटी आंत है, ये आपका गुदा है। क्या हम केवल हमारी सब्जी और घास भोजन का जीवन निर्वाह कर सकते हैं? चर्चा कीजिए। हाँ, हरी सब्जियों और घास से भोजन का निर्वाह कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि हरी सब्जियां और घास में भी वो सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, अर्थात भोजन के सभी घटक पाए जाते हैं, है ना। नहीं, उसके साथ चावल वावल भी खाना पड़ेगा यार। यानी हाँ, पेड़ पौधे से कर सकते हैं, सिर्फ हरी सब्जी से नहीं। आई थिंक सिर्फ हरी सब्जी से मुश्किल है। पेड़ पौधा के सिर्फ प्रोडक्ट से, जो सिर्फ हमें पेड़ पौधे से मिलता है, वृक्ष से मिलता है, हम सिर्फ उसका उपयोग करके जीवन यापन कर सकते हैं। शाकाहारी लोग ऐसा करते भी हैं, ठीक। लेकिन याद रखिएगा, एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, हमारा जो शरीर है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों है। हमारे दांत का सिस्टम को देखिए, हमारे पास वो दांत भी हैं जिससे हम चीर फाड़ सकते हैं, गोश्त वाले। ऐसे जानवर जो मांसाहारी हैं उनके पास ये दांत का सिस्टम होता है, और हमारे पास भी है। इससे ये पता चलता है कि प्रकृति ने हमें गोश्त भी खाने के लिए बनाया है। और हमारे पास वो दांत भी हैं जो किसी शाकाहारी जानवर के पास होता है, जबकि शाकाहारी जानवर के पास सिर्फ एक किस्म का दांत और मांसाहारी जानवर के पास सिर्फ 2, है ना, एक किस्म का दांत होता है। लेकिन हमारे पास दोनों किस्म का दांत है, मतलब हम दोनों खा सकते हैं। दूसरी चीज़, शाकाहारी जानवर जो घास पास खाता है वो गोश्त नहीं पचा सकता, और गोश्त खाने वाला जानवर घास पास नहीं पाचन कर सकता, लेकिन हम दोनों पाचन कर सकते हैं। अर्थात हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी दोनों के लिए निर्मित है नेचुरली, तो हमको दोनों खाना चाहिए, नो डाउट। मेरी पर्सनल राय है, बाकी अपना अपना देख लो भाई, है ना। खाना नहीं खाना अपना चॉइस है। यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म होता है।
है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, शेयर करो दोस्तों के साथ। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।